उतार चढ़ाव के बीच फिर से मजबूत होते हुए बाजार और बचा है दिन का आखिरी 1.5 घंटा। मजबूती और बनेगी, बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली? कैसी होगी क्लोजिंग और क्या करें कल की तैयारी? फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनका सहारा है। ऑफ कोर्स नतीजे तो हैं ही, तो सब में आपको क्या करना है ये हम जानेंगे सर से। सर गुड आफ्टरनून। अब तो कह सकते हैं क्योंकि अच्छी खासी रिकवरी आ गई है। ऑफ कोर्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बाजार फर्स्ट क्लास चल रहा है। आइए पहले मैं आपको बड़ी बात बता दूं। दिन की ऊंचाइयों के करीब बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 21,950 के पास से निफ्टी और बैंक निफ्टी भी उतार चढ़ाव के बीच फिर से 46,000 के नजदीक आने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बैंक अपने दिन के निश्चित तौर से 400 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी दिखाकर अच्छी मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब आइए मजबूती कहाँ से वो देख लीजिए। एनर्जी शेयरों में अच्छी मजबूती हो, ओएनजीसी, बीपीसीएल, आईओसी सब मजबूत है। सरकारी कंपनियां न रुकेगी, न थमेगी, न थकेगी, ऐसा बिल्कुल साफ नजर आ रहा। फार्मा शेयरों की सेहत है बहुत ही बढ़िया, और ऑटो शेयरों की रफ्तार का तो कहना ही क्या। वहाँ हर सेक्टर के साथ एडजेक्टिव लगी है ना आज। बिल्कुल। मिड और स्मॉल कैप कह रहे कि हम न छोटे हैं न मझोले हैं, हम बहुत बड़े हैं। नया लाइफ हाई इन इंडेक्स ने फिर से बना है आज। वो सब कुछ तब है जब डाउ फ्यूचर्स में है हल्की कमजोरी, 75 अंकों का नुकसान। यूरोप में हल्की फुल्की खरीदारी। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मूड माहौल भारतीय बाजारों में देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। ओके, तो सर सबसे पहला तो सवाल यही, इतनी चॉपीनेस हमने देखी, बड़े बड़े झूले बनते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन आई है अच्छी खासी रिकवरी। निफ्टी 22,000 के पार जाने की तैयारी, सेटल होने की तैयारी? सेटल होने में भी थोड़ा सा ये टाइम है वैसा। मतलब ये निफ्टी आजकल वो वैसा, आपने पिक्चर देखी वो आमिर खान वाली रंगीला? हाँ जी। जिसमें आमिर खान का तो लाइफ में सेटल हो जाना चाहिए होगा। ये वैसी निफ्टी है, 22,000 के ऊपर सेटल नहीं हो रही है एक्चुअली। जाती है, घूम फिर के वापस नीचे आ जाती है। तो लाइफ में अभी सेटल होने में थोड़ा सा टाइम है। उसकी वजह ये कि थोड़ी सी इन लेवल के आसपास जो हम सुबह बात कर रहे थे, एक बाइंग और सेलिंग दोनों के व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, पहला। दूसरा यहाँ ये कि एक और जहाँ आपको सपोर्ट मिल रहा है फ्लोज का, वहीं दूसरी ओर आपको थोड़ा सा ग्लोबली बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स थोड़े से ऊपर होते हुए दिखे, जिससे डाउ फ्यूचर्स कमजोर है। तो कल का सेशन तो अच्छा हो गया, आई मीन शुक्रवार का। अब आज का क्या? तीसरी चीज़ है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी का उतना सपोर्ट अभी भी नहीं है। नतीजों के लिहाज से बैंक्स उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं जितने चाहिए। सो आई थिंक थोड़ा सा मिक्स सा माहौल है। हमारा फंडा क्लियर है, हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के साथ रहेंगे। ठीक है। बाय ऑन डिप्स रखेंगे। सेक्टर स्पेसिफिक और सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग चलती रहेगी। तेजी करने का मन होगा तो हमारा निफ्टी है ही है। ओके। आज भी यही बात थी, अभी भी यही है, तेजी निफ्टी में करनी। कमजोरी का होने का कभी मन होगा तो बेचेंगे बैंक निफ्टी। तो फिलहाल ये इसी ट्रेंड, जो सुबह की कमेंट्री थी, सुबह का जो प्लान था वो प्लान सही था, उसके साथ बने रहेंगे। अब करेंगे क्या? ऊपर में आएगा चढ़ के एकदम जोर से, वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर लगेगा नीचे आ रहा है एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास, लगता है कि अब टूट जाएगा, वहाँ पे हमको खरीदारी करनी। सो अपने दोनों तरफ के ट्रेड, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने होंगे। बड़ी हिम्मत का काम है, आसानी से होता नहीं है। जैसे ऊपर आता है ऐसा लगता है अब तो बस ये तो अब की बार 22,000 पार, अब की बार ये जो भी है। और नीचे गया तो बस खत्म हो गया। लग ही रहा था ये तो देने वाला ही था, बार बार सप्लाई, ये वो सब चीज़ें दिमाग में आती है। तो वो ट्रेड करना बहुत मुश्किल काम है। तो उस मुश्किल माहौल में ट्रेड करने का एक ही सोल्यूशन है, और वो ये कि आप अपनी क्वांटिटी छोटी कर लें, है ना। और बजाय 50-75 पॉइंट नीचे आ जाए, सपोज आपने निफ्टी ले लिया 21,900 पे, 50 नीचे आ गया, तो वहाँ स्टॉप लॉस लगाने के बजाय क्वांटिटी चूंकि आपने पहले बहुत कम ली है, नीचे और थोड़ा जोड़ लें। ठीक है। तब पैसे बनेंगे। टुकड़ों में खरीदना पड़ेगा और कॉन्ट्रा खरीदना पड़ेगा, टुकड़ों में बेचना पड़ेगा, कॉन्ट्रा बेचना पड़ेगा, तो जाके पैसा बनेगा। मुश्किल काम है, आसान काम है नहीं। बढ़ते हुए विक्स में पैसा बनाना ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो जस्ट एंजॉय। देखिए खाली सर 46,000 पे अटक रहा है, अभी छोड़ दें उसको? अरे मैं तो कह रहा हूँ नहीं घट रहा, वही बढ़िया है। दिस इज गुड। मतलब बैंकिंग शेयरों में नहीं, वो कंफर्ट कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा अभी भी। अच्छा। अभी भी मतलब मंदी हो नहीं रही और तेजी करने का कंफर्ट कॉन्फिडेंस है नहीं। आई थिंक इग्नोर फॉर सम टाइम, इग्नोर। निफ्टी पे फोकस करिए, बाय ऑन डिप्स। अच्छा सर, स्पेसिफिकली सर मिड कैप स्मॉल कैप पे तो फोकस करेंगे, लेकिन ये जो छोटे पीएसयू बैंक्स, आज बैंक्स हमने देखा छोटे वाले जो बैंक्स हैं वो काफी ज्यादा चले हैं। जितनी स्ट्रेंथ आई है, प्रॉफिट आया है, उसको बुक कर लेना है, अभी यहाँ पे कुछ है, डिपेंडेबिलिटी है? ना नहीं चलेंगे। ऐसा कोई एसबीआई की वजह से थोड़ा ठंडे हो सकते थे, लेकिन हो नहीं रहे। इन शेयरों में क्या है, फ्लोटिंग स्टॉक कम है, कहानी ठीक है,
वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं तो ये चलेगा। आप देखो ना, लीडर बेचारा पड़ा हुआ है ऐसे ही, कुछ नहीं हो रहा उसमें, और छोटे वाले भाग रहे हैं। मतलब कभी कभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी लगता था मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो कितना बढ़िया रहता था तो मतलब है ना 10% में भाग। वो बैंक ऑफ इंडिया में आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज़्यादा भाग रहा है। सो आई थिंक जितना छोटा बैंक है उतना तेज दौड़ लगा रहा है। फॉर्मूला आजकल ये है, जिसका मार्केट कैप जितना छोटा है, साइज जितनी छोटी है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि अभी इनमें मंदी के आसार है नहीं। अब इसकी तेज़ी को लेकर आर्ग्यूमेंट करके कोई फ़ायदा है नहीं कि वैल्यूएशन कंफर्ट तो है। अब क्वालिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बेहतर ये है आपके लिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ज़्यादा बेहतर है। हाँ। वहाँ पर आप बने रहे, बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से व्यू सरकारी बैंकों में, छोटे सरकारी बैंकों में तेज़ी का है। बाकी ज़्यादा फोकस आप बैंक्स के बाहर करें तो ठीक है। तो मिड कैप स्मॉल कैप सर, वो नेक्स्ट सेट ऑफ रैली हम कह सकते हैं नहीं, वो चले गई। वो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी देखिए निया जी, 2200 शेयर मजबूत है, 1950 शेयर कमजोर है बीएससी पर, एनएससी पर 1225 मजबूत है, 1140 कमजोर, यानी कि बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा ही हैं और रहेंगे भी। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ स्पेसेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया है और यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी रिसर्च टीम भी अब तैयार है, हमारे साथ कुशल और नुपुर जुड़ चुके हैं और भी डेटा आपके सामने रखने के लिए। गुड आफ्टरनून कुशल, आपके साथ करेंगे शुरुआत। कौन से महत्वपूर्ण इवेंट्स जहाँ पर नजर रखनी है? बिल्कुल, ढेर सारे इवेंट्स हैं नया। इनफैक्ट नंबर्स तो आ ही रहे हैं, साथ ही आरबीआई की पॉलिसी भी शुरू होने वाली है, तो उस पर भी आगे बात करेंगे। 3 दिनों वाली है ना, कब से? कल से शुरू हुई, 6-7-8 तो वो रहेगी। और साथ ही आज जो नंबर्स आने वाले हैं उसमें भारतीय एयरटेल अभी भी पोस्ट मार्केट अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। टाटा केमिकल्स, अशोक लेलैंड पर भी आपको नजर रखनी है। टाटा मेटालिक्स भी फोकस में रहेगा। इसकी ट्रेडिंग जो है आज की क्लोजिंग से सस्पेंड हो जाएगी टाटा स्टील के साथ इसके मर्जर के बिहाफ पे। साथ ही डेल्टा कॉप यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में यहाँ पर जो अगली हियरिंग है बॉम्बे हाईकोर्ट की, वो गोवा बेंच में होती हुई दिखेगी। कल से ऑफकोर्स आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी शुरू होने वाली है। 8 तारीख तक ये 3 दिनों की बैठक जारी रहेगी और 8 को ही फैसला आएगा। नंबर्स के लिहाज से ब्रिटानिया, साथ ही एफएनओ स्पेसिस, चंबल फर्टिलाइजर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्स फाइनेंशियल और नवीन फ्लोराइन के नंबर्स पर भी नजर रखिए। जेंसॉल इंजीनियरिंग समेत इजी ट्रिप प्लानर्स और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि इन तीनों ही कंपनियों की फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है कल के दिन में। बीएलएस ई सर्विसेज जिसका आईपीओ खुला था, उसकी अब लिस्टिंग होने वाली है कल के दिन में, तो यहाँ पर फोकस रखना है। 162 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था आईपीओ। एक्स डिविडेंड है एनटीपीसी और गेल की, टाटा मेटालिक्स के, ऑफ कोर्स टाटा स्टील के साथ मर्जर की भी, और इंडिया एनर्जी वीक भी शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी इसका इनॉग्रेशन कल करने वाले हैं। जहां तक 7 तारीख बुधवार का सवाल है, निफ्टी से नेस्ले, टाटा कंज्यूमर और पावर ग्रिड अपने नंबर्स घोषित करेंगे। एफएनओ स्पेस से कमिंस, जीएनएफसी समेत लुपिन, मनापुरम फाइनेंस, ट्रेंट और अपोलो टायर्स के नंबर्स पर भी नजर रखनी है। आईबी हाउसिंग भी फोकस में रहेगा क्योंकि इसका राइट्स इशू खुलने वाला है। साथ ही बोरोसिल रिन्यूएबल्स की बोर्ड बैठक होने वाली है फंड जुटाने पर। आईपीओ के लिहाज से आप लीजिए, सुरेंद्र पार्क होटल्स का आईपीओ बंद हो जाएगा जो कि आज खुला है। साथ ही राशि पेरिफेरल्स, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक समेत कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 3 आईपीओ 7 तारीख को खुलने वाले हैं, 9 तारीख को ये बंद हो जाएंगे। एक्स डेट है कॉनकॉर और एचपीसीएल समेत चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट और एसआरएफ के अंतरिम डिविडेंड की भी। तो ये ढेर सारे अपडेट है अगले 3 दिनों के लिए। ओके, तो बहुत सारे अपडेट्स बता दिए हैं कुशल ने आपको, लेकिन खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा आइए नुपुर से जान लेते हैं। नुपुर, बताइए, कोई नंबर्स के भी डिटेल्स होंगे आपके पास और कौन सी खबरें जहाँ नजर रखनी है? बिल्कुल, वरुण बेवरेजेस के साथ शुरुआत करते हैं। दमदार नतीजा आते हुए दिखे Q3 के 20% से कंपनी की आय बढ़कर आते हुए दिखे। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 36% की ग्रोथ है। मार्जिन्स भी 14% से बढ़ के 16% के पहुंचते हुए नजर आए। कल्याणी स्टील्स, यहाँ पे कंपनी की आय देखे तो 440 करोड़ से बढ़ के 480 करोड़ पहुंच गई है। कामकाजी लेवल पे मार्जिन्स देख लीजिए, 13% के मार्जिन्स थे पिछले साल इसी समय पे, जो इस बार बढ़ के 20% के होते हुए दिखे। मान इंफ्रा के नंबर्स थोड़े कमजोर आपको दिखेंगे। कंपनी की आय में 40% की गिरावट है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 21% से गिर कर आते हुए दिखा है और मार्जिन्स हालांकि यहाँ पे सुधर कर आते हुए दिखे, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। खबरों के लिहाज से एल&टी पर फोकस करना है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, 2500 से 5000 करोड़ की रेंज में कंपनी को मिला है ऑर्डर। इंडियन ऑयल, अडानी वेंचर्स से ये ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। वारी रिन्यूएबल्स, जहां पे कंपनी को करीबन 550 करोड़ का मिला है बड़ा ऑर्डर। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर भी कंपनी को करीबन 400 करोड़ का एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। गुरुग्राम में रेजिडेंशियल टावर के लिए ऑर्डर मिलते हुए नजर आया। लिकर स्टॉक्स पर भी आज फोकस है क्योंकि खबरें ये निकल के आ रही है कि केरल सरकार ने इंडियन मेड फॉरेन लिकर पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर से बढ़ा दी गई है,
तो लिकर स्टॉक्स भी आज फोकस में, और कुछ ब्लॉक डील्स हुई है सुबह से। एनएचपीसी स्टॉक 12% ऊपर भी है, करीबन 3.25 करोड़ शेयर्स के सौदे होते हुए नजर आए। यूको बैंक करीबन 1.25 करोड़ शेयर्स यहाँ पर भी एक्सचेंज हुए सुबह से। आईओबी 12 लाख शेयर्स यहाँ पर एक्सचेंज हुए, और लास्ट में अशोक लेलैंड 20 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए। ओके, तो ये है ढेर सारी खबरें जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ तैयार है। कुणाल जी राकेश जी के साथ लंबे समय बाद दे रहे हैं दर्शन। वागले साहब आप कर लीजिए, सुमित जी के दर्शन सुबह भी हुए थे, फिर से एक बार कर लीजिए। आशीष सर तैयार है बजट के बाद। सचिन जी और हिमांशु जी का भी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी महानुभावों का। और इतने लंबे समय बाद आए हैं वागले साहब, तो बिल्कुल की शुरुआत तो उन्हीं से होनी चाहिए। नहीं इसलिए नहीं कि वो इतने लंबे समय बाद आए, इसलिए भी कि रिक्वेस्ट भी सबसे पहले वागले साहब की तरफ से। तो वागले का वंडर। वागले साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है लंबे समय के बाद। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। नेहा जी गुड आफ्टरनून। अनिल जी, भारत फोर्ज बाय करना है, 1270 का करंट भाव है, आपको 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस रखना है, 1259 का, 11 रुपए का। मेरा मानना है ये 1300 तक जाने के लिए तैयार है। आज मॉर्निंग में एक ब्रेकआउट आया, अभी कंसोलिडेशन से अभी निकल रहा है, और 1300 रुपए, 1305 ये मेरा कल का टारगेट होगा। टाइम फ्रेम आज और कल का 1305 के टारगेट के लिए भारत फोर्ज में करें खरीदारी। ये रहा एलेम्बिक फार्मा। इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। आय 1509 करोड़ से बढ़कर 1630 करोड़ तक पहुंचती हुई दिखी। आय में हल्की बढ़त है। मुनाफा भी मैं आपके सामने रख दूं, 122 करोड़ से बढ़कर 180 करोड़ मुनाफे का आंकड़ा, यानी कि दमदार बढ़त मुनाफे के आंकड़े में आती दिख रही है। और यही वजह कि स्टॉक आपको 7% मजबूत नजर आएगा। एलेम्बिक फार्मा नंबर्स के बाद तेज दौड़ लगाता हुआ। आइए कौन सा स्टॉक दौड़ लगाएगा या होगा कमजोर, बताएंगे सुमित जी अपने बिगुल के बाद। सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। छोटे वाले बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 105 रुपए 50 पैसे, 105 रुपए 75 पैसे, 105.50, 105.75 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास बैंक के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है, स्टॉक में खरीदारी करें। पिछले 7-8 दिनों की गिरावट के बाद स्टॉक में कल से एक रिबाउंड का शुरुआत हुआ है, और आज भी इसके अंदर रिबाउंड देखने को मिल रहा है, जिसमें पिछले 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 101 रुपए, 102 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 101 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट 111 रुपए का, दूसरा टारगेट 115 रुपए का। खरीदारी करें इक्विटास बैंक। स्मॉल फाइनेंस में फोकस। सुमित जी का 101 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी, 111, 115 के इवेंचुअल अपसाइड टारगेट के लिए। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर। गुड आफ्टरनून टू यू नेहा जी। बजाज फाइनेंस की 6700 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन खरीदारी करनी है। 175 से 177 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। पार्ट पोजीशंस यहां पर बनाई जा सकती हैं। पार्ट पोजीशन अगर कोई डिप मिलता है 165 रुपए के आसपास, तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 140 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट 215 और 240, ये दो टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस की 6700 की स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह है। नेहा जी, ये एक वीक स्टॉक रहा है। पिछले काफी हफ्तों से हम इसमें बिकवाली के व्यू के साथ ही ट्रेड देते आए हैं, और आज के सेशन में यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 6500 तक इवेंचुअली स्टॉक ड्रिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म में। ऐसा होने पर इस पुट ऑप्शन में काफी अच्छे मुनाफा बनता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, तो बजाज फाइनेंस फोकस करेगा 6700 की पुट लेके 165 के पास, 140 का स्टॉप लॉस, 215 तक का टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। सचिन जी के लिए बिगुल BTSTT का। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर। गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर बिकवाली करनी है GNFC के फ्यूचर्स में। काफी समय के बाद यहाँ पर एक कंसोलिडेशन से ब्रेकडाउन नजर आया है, एंड जिस तरीके से इसका RSI डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, अपने प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के नजदीक जा रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 700 का जो सपोर्ट जोन है वो वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस यहाँ से आप लगभग अराउंड 730.50 पे लगाएं।
ड्यूरिंग द डे मुझे लग रहा है 715 के आसपास का एक डिप होगा, बट पोजिशनली यहाँ पर 696 के टारगेट के लिए शॉर्ट होल्ड करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए जीएनएफसी के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय। 730-50 का स्टॉप लॉस लगाकर फ्यूचर्स बेचे 722-23 के आसपास। यहाँ पर ये राय आपको आती हुई दिख रही है इस वक्त। और इस बीच बिग ब्रेकिंग, विशाखापट्टनम वाइजक टेस्ट मैच में इंडिया की जीत हो चुकी है, भारत की जीत हो चुकी है। हम दूसरा टेस्ट मैच जीत के 1-1 से बराबरी पर आ चुके हैं मुकाबले में। वाह, 106 रन से भारत ने ये जीत हासिल की। आई एम श्योर यशस्वी जायसवाल ही मैन ऑफ द मैच हुए होंगे, ऐसा लगता है डबल सेंचुरी लगाने वाले। लेट्स सी कौन होता है, लेकिन ये एक बड़ी और बढ़िया जीत भारत को हासिल होती दिख रही है 106 अंकों से। चौथे दिन टेस्ट मैच द ओवर। ओके, परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे, और 5 टेस्ट मैच के अभी 3 और हैं। 5 टेस्ट की हाँ, तीन मैचेस और तीनों जीतने चाहिए कायदे से मैम। आजकल तो क्या है, रिजल्ट तो सब में आ ही जाता है। आजकल ये बड़ा आराम है, टेस्ट मैच में भी रिजल्ट आ जाता है। कोई टेस्ट मैच तो आजकल ऐसे होने लगे कि 4-4 इनिंग वाले भी करवा सकते हो आप। हाँ, 2 इनिंग बैटिंग की तो मतलब एक टीम की 4-4, क्योंकि 4 इनिंग तो आजकल 2 दिनों में 2.5 दिनों में खत्म हो जाती है। सॉर्टेड है। अगर 2.5 दिनों में 4 इनिंग खत्म हो जाए तो बाकी 4 इनिंग तो 2 दिनों में भी खत्म हो सकती है आराम से। चौथे 5वें दिन जो पिच मूव करती है। तो चलिए, अच्छी खबर विशाखापट्टनम से आती हुई। ओहो, ये किसकी बजी, स्टम्प्स टूटी है एकदम बिल्कुल। तो चलिए, जीत हासिल होती हुई। आइए, आशीष सर भी हमारे साथ है, एक बार जरा उनसे भी बाजार पर उनकी राय ली जाए। अगर कोई स्प्रेड है तो आशीष सर वो भी बताएं। अनिल जी, आजकल 20-20 टाई होता है और टेस्ट मैच के रिजल्ट आ जाते हैं, उल्टा हो गया है। क्या बात है, व्हाट एन ऑब्जर्वेशन सर जी, क्या बात। सुपर ओवर 2-2 बार। अनिल जी देखिए, बाजार स्टॉक वाइज बिल्कुल ठीक है। और अनिल जी, सारे जो थीम्स हैं वो मैं जल्दी से 2 मिनट लेके सारे कवर कर देता हूँ। अनिल जी, ऑयल एंड गैस, पीपीसीएल, बाकी स्टॉक्स भी, आईओसी, और अनिल जी उधर नाल्को, सेल, सबके सब अनिल जी ठीक ठाक चल रहे हैं। पिछले दिनों में अनिल जी जितनी भी राय दी, जो 8-10-15 स्टॉक हमने कवर किए और जो बार बार पुश करता जा रहा हूँ कि इन्हीं में ध्यान रखें, इन्हीं में ध्यान रखें, उनमें से शायद अनिल जी एक स्टॉक जो खराब हुआ है वो इंडिया सीमेंट है। वो 260 से 240 के करीब आ गया है। मुझे लगता है कि अनिल जी अब ना इसमें मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी मन टूट जाता है कि चलता है नहीं और बीच बीच में धोखा दे देता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एसबीआई से लग रहा था अनिल जी पूरा मतलब एक बार खुद का कॉन्फिडेंस डामाडोल हो गया था कि रिजल्ट के बाद जो अपना व्यू नहीं, जो ट्विटर के व्यू देखे इतने सारे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आज जितने लोग जिटरी थे अनिल जी, वो 652 बंद हुआ था, 52 ही है, 52 ही खुला, 52 ही अभी है, सब निकल गए होंगे, तो अनिल जी वो भी ठीक है। सो आई थिंक इंडिया सीमेंट के अलावा अनिल जी ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसने तंग किया हो। ऑन द कॉन्ट्ररी अनिल जी, सेल, नाल्को वगैरह इतने बढ़िया बढ़ रहे हैं कि मतलब और ऊपर लगता है। एक नया स्टॉक है अनिल जी, अगर लेना है तो मतलब ये अनिल जी कॉल, क्योंकि इस वक्त ये स्टॉक बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट थीम बन जाएगा, वो है जियो फाइनेंस। आज अनिल जी इसमें बहुत बड़ी मूव आई है, थोड़ा सा भी डिप आया अनिल जी, मुझे लगता है कि जियो फाइनेंस में मतलब बाकी भी अभी जैसे हिमांशु ने बजाज फाइनेंस सेल कॉल दी। अनिल जी मैं तो बोल रहा हूँ कि जो एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस और ये जो आईटीसी, ये जो ओल्ड ग्लोरी है ना, लोग इसमें फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। ये नया भारत जो है, जो पीएसयू और जो बाकी मेटल सीमेंट वगैरह है, ये सब चल रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर किसी को एनबीएफसी में रहना है तो शिफ्टिंग शुड बी डन इन जियो फाइनेंस, और वो अच्छा लग रहा है। मतलब विद कैवेट के अनिल जी, आज में 30-40 रुपए की चाल आई है, और जरूर उसमें कोई न्यूज फ्लो होगा जिसकी वजह से आई है, लेकिन एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और अनिल जी बाकी एक स्प्रेड जो है 21,722,000 का, उस दिन भी बोला था बहुत स्वीट स्पॉट में है। मतलब इंडेक्स में प्रेशर जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लग रहा अनिल जी। अभी तो ऐसा कुछ डिसाइसिव दोनों तरफ की तरफ रेंज बाउंड मार्केट लगती है, और उस रेंज में अनिल जी वो स्प्रेड से बने रहे। तो अनिल जी कुछ नया नहीं है, जिन स्टॉक्स को उन्हीं को अनिल जी पुश करते जा रहे हैं। मतलब लोग अनिल जी बार बार पूछते हैं कोई नया स्टॉक, अब क्या ले, अब क्या ले, भाई फिर नैल्को बोल देता हूँ, फिर सेल बोल देता हूँ, फिर हिंद कॉपर बोल देता हूँ, फिर जोमैटो बोल देता हूँ। अनिल जी रोज रोज पूछते रहते हैं, मैं फिर वही 5-7 स्टॉक बोल देता हूं। लेकिन आशु जी, लेकिन इंडस टावर ले लो। नहीं, लेकिन आशु जी फिर वो बताइए, वो मन में आपको क्या बोलते होंगे, वो भी तो बताओ। नहीं अनिल जी, मन में नहीं, वो ओपनली अनिल जी तारीफ करते हैं कि अच्छी बात है, एक ही कुछ स्टॉक्स के साथ कन्विक्शन चल रहा है, तो अच्छा। बड़ा पैसा तो उसी में बन रहा है ना अनिल जी, क्या प्रॉब्लम है। अनिल जी देखिए, इन एंड आउट, आप कई बार कहते हैं कि 3 लाख का आप स्प्रेड दे रहे हो, 4 लाख का दे रहे हो, ब्रोकरेज बना रहे हो। हाँ। अब तो अनिल जी ब्रोकरेज भी नहीं बना रहे, वही स्टॉक बोले जा रहे हैं कि वही रखो, उसको आउट करो, उसी को इन कर लो, उसको आउट करो, कहीं वो ऐसा तो नहीं बोलते आशु जी बड़े बोर है यार, वही स्टॉक देते हैं, ऐसा नहीं बोलते आशु जी बड़े बोर हैं, वही स्टॉक। आशु जी की कमेंट्री बड़ी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन स्टॉक्स बड़े बोर होते हैं।
होते हैं, मतलब सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन स्टॉक नहीं आते, ऐसा कोई बोलता नहीं आपको? नहीं अनिल जी, स्टॉक ये बिल्कुल राइट है अनिल जी, स्टॉक्स नहीं स्प्रेड भी बोरिंग होते हैं। हाँ। मैं तो कितनी बार बोलता हूँ कि स्प्रेड्स भी बोरिंग होते हैं, लेकिन स्प्रेड्स में अनिल जी थ्रिल अगर लेना है तो हाँ। पैसे चले जाते हैं, वो सारी बोरियत अनिल जी जब पैसे चले जाते हैं ना निकल जाती है। हाँ। तो मैं कहता हूँ बोरिंग बेटर है, पैसे आने चाहिए, पैसे नहीं लगने चाहिए बस। सुमित जी को तो उबासी तक आने लगी, पैसे तो कब आएंगे पता नहीं है। सुमित जी लिटरली एकदम मतलब ये बोले कि अब एक तो लंच के बाद का शो, अच्छा मैं कहीं भी है ना स्पीच वगैरह के लिए भी जाता हूँ ना, तो सारे मेरे मैक्सिमम है ना शोज जो रखते हैं ना वो लंच के बाद। मैं बोला यार लंच के बाद को मेरा क्यों? बोले नहीं सर आपका स्पीच रहेगा तो लोग सोएंगे नहीं, जागते रहेंगे। मैंने कहा यार कोई अच्छा सा बोर आदमी रखो लंच के बाद, तो अगले का भी जो खाया है उसका पच जाए, थोड़ा सा एक अच्छी सी झपकी ले ले, तरोताजा हो क्या हमारा सुने, 100% जाए, लेकिन नहीं वो मतलब वैसा का वैसा हमारा लंच के बाद हमारा ही रखेंगे। जी बंसल जी। अनिल जी आपको लंच के बाद इसलिए बुलाते हैं, एक तो लोग सोए नहीं, और अनिल जी जो जिसने इवेंट कर रखा है उसका खाना भी अनिल जी कम लगता है, लोग टाइमली अनिल जी पहुंच जाते हैं। और दूसरा अनिल जी सुमित जी की उबासी को आप इग्नोर कीजिए, ये तो दूल्हे वाली फीलिंग इन्होंने नेशनल टीवी पे नंबर 1 बिजनेस चैनल पे बोल दी है। ये 2-4 दिन बाद कुछ दिनों के लिए गायब भी हो जाए तो मेरे को मतलब कि आई वोंट बी सरप्राइज्ड। जी सोच रहे हो कि आज पता नहीं क्या मतलब ऐसा काम गलत काम हो गया, मतलब कैसे निकल गया मुंह से। चलो कोई बात नहीं सुमित जी, बेटर लक अगली बार नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या उसमें नेक्स्ट टाइम कैसे बोल सकते हैं? जी जी सुमित जी। अनिल जी मैंने बोला सिर्फ फीलिंग आई है, दूल्हा थोड़ी बनना है मुझे अनिल जी। हाँ वही बस एग्जैक्टली वही कंफर्म करवाना था। फिर ठीक है, ओके। BTS डबल टी का बिल्कुल सचिन जी के लिए। जी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी लॉन्ग साइड पे एस्कॉर्ट्स काफी दिनों से स्टेबल हो रहा है, जिस तरीके से वापस यहाँ पर एक रिवर्सल मोमेंटम है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 3100 के रेजिस्टेंस को भी पार कर देगा। सो रिवॉर्ड टू रिस्क काफी शानदार है, जिस तरीके से आज का स्विंग लो इसने बनाया है ड्यूरिंग द डे 2940 का, तो आई थिंक स्टॉप लॉसेस 2935 के आसपास ही प्लेस करने चाहिए। जैसे ही 3100 का ब्रेकआउट होगा, मुझे लग रहा है 3200 के पहले मेजर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है स्टॉक में, तो 3200 के मेजर टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर में। एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर खरीदें, ये राय आपके लिए। 2935 2935 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करने की राय आपके लिए आपकी। ओके चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स पे फोकस कर लेते हैं। यूनिकेम के नंबर्स कुछ समय पहले निकल कर आए हैं और स्टॉक तो हम देख रहे हैं पहली अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे, एक सडन स्पाइक भी दिखा है, 13-14% की स्ट्रेंथ है। फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस पूरा आज हरियाली के साथ ट्रेड कर रहा है। कुणाल सर कोई व्यू? देखिए यहाँ बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन इसमें एक लंबा कंसोलिडेशन हुआ। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहें, कोई नई खरीदारी की तो मेरी राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है बने रहें। एक स्टॉप लॉस रख लें 530 रुपए के आसपास, और मुझे लगता है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए और ऊपर के स्तर इसमें देखने को मिलेंगे। और अनिल जी आप एक चीज भूल रहे हैं। अनिल जी मैं किसको भूला हूं? मैंने तो अनिल जी कॉम्प्लीमेंट लेना भूल गए। अनिल जी अच्छा, मैंने सवेरे आपको कॉम्प्लीमेंट देने का प्रस्ताव दिया था। ओह यस मुझे लगा मैंने खाना भी खाया, चाय भी भूला क्या। ऐसा 2 इम्पोर्टेंट काम ऑफिस आने के बाद जो मैं करता हूँ वो तो दोनों मैंने किए हैं। जी बताए तो क्या भूला? अनिल जी देखिए आज चर्चा हो रही थी मेटा के रिजल्ट्स की, और अनिल जी कल मैं देख रहा था कि किस तरह 20% का जंप मेटा में आता हुआ देखा गया। तो आप देखिए अनिल जी मेटा जैसे कंपनी जिसका इतना भीषण मार्केट कैप है, वो अगर 20% एक दिन में बढ़ती है तो रिलायंस जैसी कंपनी का पूरा जो वैल्यूएशन है वो एक दिन में ऐड हो जाता है उसके मार्केट कैप में। तो अनिल जी इससे मेरे को आपकी एक बात याद आई। आपने कहा था कि अनिल जी जब लार्ज कैप बड़ी कंपनियां ही इतना बढ़िया रिजल्ट दे रही हो, टॉप क्लास जो कंपनियां हैं, तो बेवजह छोटी कंपनियों पर फोकस नहीं करना चाहिए। तो अनिल जी बिल्कुल वो बात यथार्थ होती हुई नजर आ रही है। तो जो लोग सोचते हैं कि बड़ी कंपनी इसमें बड़ा रिजल्ट नहीं आ सकता है, वो मेटा को देखें। एक दिन में 20% अगर वहां यूएस में स्टॉक चल सकता है इतने बड़े मार्केट कैप के बाद, तो हमारी कंपनियां क्यों नहीं चल सकती? तो अनिल जी बिल्कुल फोकस वहां होना चाहिए। बिल्कुल। और इस वीकेंड पे भी मुझे किसी ने पूछा, मैं कोई कॉन्फ्रेंस में था तो वहाँ पूछा कि आप पेनी स्टॉक्स क्यों नहीं कवर करते हैं?
और उस पर राय क्यों नहीं देते हैं? मैंने कहा कि ज़रूरत क्या है? पेनी स्टॉक्स के मुकाबले में अगर कम रिस्क के ज़्यादा बेहतर फंडामेंटल वाले स्टॉक्स आपको बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं तो ज़रूरत क्या आपको दिमाग लगाने? क्योंकि पेनी स्टॉक जनरली आदमी इसलिए खरीदता है 1 का 10, मतलब गया तो ठीक है, आएगा तो 5 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, उस चक्कर में खरीदता है। और तो कोई लॉजिक है नहीं, मतलब हाँ, ये नहीं पता होता कि कंपनी टर्न अराउंड हो जाएगी, नहीं भाव टर्न अराउंड हो जाएगा ये पता होता है ये अंदाज़ा होता है वो भी। सो आई थिंक इसलिए हम पेनी स्टॉक्स नहीं कवर करने, नहीं रिकमेंड करने के पीछे 2 वजह तो ये कि एक तो वैसे अच्छे स्टॉक्स में पैसा बन रहा है, दूसरा ये कि 10 में से 8 अगर अच्छे चल भी गए लेकिन 2 जो नहीं चले उस पर जो सुनना पड़ेगा। सही बात। बंसल जी की राय में जो के लैंग्वेज में जो ट्रोलिंग होगी तो फिर लगे जाने दो, वो 8 भले 8 गुना हो जाए लेकिन 2 जो आधे हो गए तो लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बेहतर है कि आपको खुद का पैसा आपको लगाना हो, आप लगा लो, आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब आपको रिकमेंड करना हो तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग आपको सुन के पैसा लगाते हैं। अगर एक भी पता चला कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ उसी में लगाया पैसा जो डूब गया, तो फिर क्या करोगे? सो आई थिंक इसीलिए कई बार जैसे हीरो जीरो ट्रेड होता है, हीरो जीरो ट्रेड में यही होता है कि आप अगर किसी ने एक ही ट्रेड लिया और उसी में सारा पैसा लगाया और वो खत्म हो गया तो अगला ट्रेड करने लायक ही नहीं बचा। हीरो जीरो ट्रेड का मतलब ये नहीं कि आपकी कैपिटल हीरो जीरो कर लेनी है उस ट्रेड में वो जो कैपिटल आप डाल रहे हो वही जीरो हो सकती है। लोग उसको ये समझते हैं कि मेरे से इतने पैसे सारे डाल दूं या फिर, तो फिर अगली बार कैसे करोगे? तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आइए नितिन जी तैयार है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं सर। जी निफ्टी थोड़ी अभी नीचे आई है और यहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी होगी और 21,900 की कॉल ऑप्शन 126 की है। अभी 21,900 की कॉल ऑप्शन 126 की है और स्टॉप लॉस आपको रखना है 105 का, यानी 20 रुपए का केवल स्टॉप लॉस रख करके इसको बाई करेंगे 21,900 की कॉल ऑप्शन। और इसके फर्स्ट टारगेट आपको मिल सकते हैं 155.60 के और उसके ऊपर निकलती है तो 180 के टारगेट होंगे। अब 21,900 पे पुट राइटिंग भी है, कॉल राइटिंग भी है, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं पुट राइटिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ और 21,900 की कॉल हम खरीद रहे हैं, जिसके फर्स्ट टारगेट 155 से 60 और उसके ऊपर 180। स्टॉप लॉस आपका होगा इसमें वही 100-105। सर बैंक निफ्टी को लेके कोई रिकमेंडेशन है? नहीं, केवल निफ्टी को लेकर के, बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है। ओके, चलिए धन्यवाद सर। तो बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन 21,900 की कॉल लेनी है, 126 के पास 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, 155, 160 और 180 तक का भी इवेंचुअल यहाँ पर टारगेट बनता दिख रहा है। अब एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। बताइए सुमित जी। नया बाय का स्टॉक अभी रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 55 रुपए 90 पैसे, 56 रुपीज 10 पैसे, 55.90, 56.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है ओरिएंट पेपर। ओरिएंट पेपर के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। ये स्टॉक हम नीचे में 40 रुपए के लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और ये स्टॉक अभी 55-56 के पास आ चुका है। अभी भी स्टॉक के अंदर यहाँ से और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। पेपर स्टॉक, पेपर पूरा सेक्टर मजबूती के अंदर है। ओरिएंट पेपर के अंदर तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। कल का हाई ब्रेक कर रहा है और पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर अभी जो फ्रेश सपोर्ट दिखाई दे रहा है 53 रुपए 54 रुपए के पास है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बढ़िया बैठ रहा है। 54 के स्टॉप लॉस से ओरिएंट पेपर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए यहाँ से टारगेट 60 रुपए का पहला, 62 रुपए का दूसरा, 62 रुपए का पे बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करें 60 से 62 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई ओरिएंट पेपर पर 60-62 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। फार्मा शेयरों के दमदार रिजल्ट आ रहे हैं। अभी हमने एलेम्बिक फार्मा की भी बात की। एलेम्बिक फार्मा के स्टॉक पे भी एक बार नज़र डाल लीजिए, उसके बाद सेठी साहब से मुलाकात करने को तैयार है। अच्छी तेज़ी स्टॉकिंग बनती दिख रही है यहाँ पर। ओहो ओके, 4% 5% के आसपास की तेज़ी, बीच में 6-7% भी मजबूत होता दिखा था। इसी के साथ इसकी ग्रुप कंपनी जो एलेम्बिक लिमिटेड, जरा उस पर भी नज़र डाली जाए। 28% एलेम्बिक लिमिटेड के पास एलेम्बिक फार्मा का देख लेते हैं वहाँ पर किस तरह का एक्शन है। वहाँ भी अच्छी मजबूती है, 102-103 रुपये 7। अच्छा, एलेम्बिक लिमिटेड ज़्यादा मजबूत है। एक बार सुमित जी आप ही चार्ट देखिए, 100 रुपये वाला आपकी रेडार वाला स्टॉक है एलेम्बिक लिमिटेड। अनिल जी, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, अभी करीब 7% ऊपर है।
मेरे को लग रहा है कि पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। 100 रुपए के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा और फिर आने वाले दिनों में स्टॉक में यहाँ से ऊपर में 110 रुपए से लेके 115 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। नीचे में 98 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में 110 से 115 तक का मूव जल्दी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए एलेम्बिक लिमिटेड। दमदार एक्शन हुआ, इससे ज़्यादा बेहतर एक्शन वहाँ होता दिख रहा है, क्योंकि इसकी मार्केट कैप है 2,500 करोड़ की और इसके पास जो स्टॉक है एलेम्बिक फार्मा का वो 5,000 करोड़ का है। तो होल्डिंग कंपनी का होने का ये फ़ायदा, प्लस लैंड बैंक वगैरह, तो वैल्यू काफ़ी है एलेम्बिक लिमिटेड में। शायद यही वजह कि अच्छे नतीजे के बाद एलेम्बिक फार्मा से ज़्यादा एलेम्बिक लिमिटेड दौड़ लगाता हुआ आपको दिखा। आइए सेठी साहब से करते मुलाकात, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून नेहा। अनिल जी, 2 स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह है। जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है, एक टेक्सटाइल स्टॉक है, स्टॉक का नाम है रूपा एंड कंपनी, जो अभी 280 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स है 305 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 272 का। ये एक होजरी और निटेड गारमेंट्स बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है, जो कि इस सेगमेंट में सब कुछ इनरवेयर, मेंसवेयर, विमेंस वेयर, एथलेस वेयर, सब कुछ करती है, कैजुअल वेयर वगैरह बनाती है। जबरदस्त ब्रांड्स हैं इनके, फ्रंटलाइन है, फिर आपके मैक्रोमैन, यूरो, इस तरह के ब्रांड्स हैं और बहुत अच्छा मार्केटिंग कैंपेन भी है इनका। और एक पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, करीबन 1.5 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी काफी स्ट्रांग है। इनका खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है रूपा के नाम से, बाकी मिंत्रा, टाटा क्लिक, जियो मार्ट, फिर फ्लिपकार्ट, अमेजन सब में अवेलेबल है। और 2-3 इंटरनेशनल ब्रांड्स है पॉपुलर, FC UK, फिर फ्रूट ऑफ द लूम, इनके पास ही डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। एक तो इसके नतीजे आने वाले हैं गुरुवार को, और हाल ही में जो टेक्सटाइल कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, नतीजे काफी अच्छे आ रहे हैं। जैसे वर्धमान टेक्सटाइल्स के नतीजे बहुत ही दमदार थे। मुझे लगता है इस क्वार्टर में टेक्सटाइल स्टॉक्स वुड रिपोर्ट वेरी गुड ये स्टेलर रिजल्ट्स। और बाकी मैं कई बार हाईलाइट करता हूँ, यूके से जो FTA की उम्मीदें हैं वो अगर जब कभी होता है तो टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होगा। एक्सपोर्ट्स का इनका भी एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 305, स्टॉप लॉस ऑफ 272। 272 के स्टॉप लॉस के साथ 305 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। अच्छा सेठी साहब, सुबह की गलती तो आपने बहुत जल्दी सुधार ली, एकदम बहुत कॉन्फिडेंस से आपने कहा। अनिल जी बहुत ध्यान में रखा, मतलब स्टॉक के बारे में बताना भूल जाऊं भले ही चलेगा, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। तो मैंने 3 बार 4 बार जैसे ही कॉल आया उसके बाद से गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। अच्छा, कितना 108 बार आप बोले गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून नेहा? नहीं, आने के पहले एकदम अनिल जी ऑन टोज, अटेंशन पे एकदम रख के बोला ये तो पहले करना है, बाकी स्टॉक के तो देख लेंगे बाद में। अच्छा, जो सुबह जो आपने कांड किया उससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, लेसन क्या मिला आपको? लेसन क्या मिला कि जब ऑन कैमरा हो तो बिल्कुल ध्यान रखना। नहीं, एक्चुअली अनिल जी आज तो मैंने बताया था ना कि क्या प्रॉब्लम हुई, वो प्रॉब्लम आगे भी होगी ना अनिल जी। ऐसी प्रॉब्लम के तो हमको मालूम है, जैसे सुमित जी के पास 10 होती है, आप तो एक ही के लेके सुमित जी सेम चीज का सुबह दूसरी और दोपहर में दूसरी बता सकते हैं, इतनी सुमित जी में काबिलियत है। आपके मामले में इतनी काबिलियत है नहीं उस मामले में। जी कुणाल जी आपको कुछ राय देना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी मैं राय नहीं, अनिल जी मैं ये कह रहा हूँ, इतनी बार अगर नेहा जी का नाम रटते रहेंगे तो अनिल जी जब दीप वापस आएंगे तो दीप को फिर नेहा पुकारेंगे अनिल जी, तो तब फंस जाएंगे, तो मसला तो तय है। अच्छा, आशीष जी क्या कह रहे हैं? जी आशीष जी। अनिल जी देखिए, मेरी एक बात को मैं आगे लगा सकता हूँ, हैंड्स प्रूव्ड। जैसे मैं बोल रहा था, अगर सेठी जी से अगले 10 दिन की कॉल्स लेनी है, उनके पास इतने स्टॉक्स हैं और रेडी पड़े हैं। अनिल जी ऐसे इनका गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सब रेडी है। अनिल जी पूरा टेम्पलेटेड चलता रहता है और ये इस वजह से मतलब जब गलतियां नहीं होंगी तो पकड़े नहीं जाते, जो कि मैंने भाप लिया था, अब आपने भी पकड़ लिया इनको, तो ये अनिल जी इनको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। नहीं, मेरे को इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आया है, जिसकी वजह से कभी भी आप या कोई भी हमारे एक्सपर्ट है वो गलती नहीं करेंगे। उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, सेठी साहब सीधा गुड मॉर्निंग एंकर्स, गुड आफ्टरनून एंकर्स का, तो उसमें क्या है, बराबर है। सेम आप पैनलिस्ट के भी नाम काम बोलते हैं, सारे पैनल में सबको गुड मॉर्निंग, तो अभी कोई है नहीं है, काम चल जाता है, तो मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया। वो अलग बात है, आपको हमारा नाम लिए बगैर अच्छा नहीं लगेगा, हम जानते हैं,
करेंगे आप वही वापस लेकिन ये सॉल्यूशन है आपके पास। जी जी सेठी साहब, दूसरी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, दूसरी पिक तो बताऊंगा, बट ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस अनिल जी आपका मजा नहीं आया, नाम तो लेना है अनिल जी। हाँ। और 2 ही नाम लेने होते हैं अनिल जी पैनलिस्ट में, तो फिर 10, फिर आप बोलोगे स्टॉक के बारे में तो खाली नाम और स्टॉप लॉस दे दो, टारगेट दे दो, खत्म करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है, बताइए। अनिल जी, जो आज का मेरा दूसरा स्टॉक है, एक होटल स्टॉक है, ईस्ट इंडिया होटल में खरीदारी करने की सलाह, जो अभी 340 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 360 के, स्टॉप लॉस 335 का। इस कंपनी को भी आज पिक करने के पीछे एक कारण है कि इसके नतीजे आने वाले हैं कल, और हमने हाल ही में इंडियन होटल्स के भी नतीजे देखे, नतीजे तोड़फोड़ थे, और बाकी भी होटल स्टॉक्स के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। और वैसे भी ये एक बड़ी साइज की एक लग्जरी होटल है जिसके ओबरॉय ब्रांड है, ट्राइडेंट ब्रांड है। भारत में करीबन टोटल इनके 33 या 35 होटल्स है, जिसमें 7 तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में भी इनके होटल्स है। और जिस तरह से हम होटल्स में ऑक्यूपेंसी लेवल्स देख रहे हैं, टैरिफ रेट देख रहे हैं, फिर वेडिंग सीजन की डिमांड, हॉलिडे की डिमांड, मुझे लगता है अच्छे नतीजे रहने चाहिए। स्टॉक में एक ऑलरेडी ईयरली हाइस पे है, बट यहाँ से भी अच्छे अपसाइड दिखते हैं, और काफी अच्छे FIIs DIIs की होल्डिंग है। फिर इसमें सरप्राइजिंगली 2 कॉर्पोरेट्स भी ओन करते हैं स्टेक। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो अराउंड 18.83%, फिर ITC भी इसमें अराउंड 13.69% स्टेक ओन करता है। और ये कंपनी खुद भी EIH एसोसिएटेड होटल्स जो ग्रुप कंपनी है उसमें 37% के आसपास की स्टेक ओन करती है, तो वो भी वैल्यू आती है। तो खरीदारी करने की सलाह EIH लिमिटेड, और फॉर अ टारगेट ऑफ 360, स्टॉप लॉस ऑफ 335। ओके, चलिए सेठी साहब की तरफ से 2 बेहतरीन पिक्स, रूपा एंड कंपनी और EIH में आती हुई दोनों ही स्ट्रैटेजीज आपके सामने है स्क्रीन पे। लेकिन आइए, अब वक्त हो गया है अनिल सर की 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी का। सर, डाउ फ्यूचर्स हम देख रहे हैं 90-93 पॉइंट्स की कमजोरी एक बार फिर से प्रेशर में आ गया। नैस्डैक फ्यूचर्स फिर भी अपने आप को होल्ड आउट कर रहा है, 18 पॉइंट्स की कमजोरी है। यूरोप के मार्केट्स की अगर बात करें तो सर मिला जुला सा ही यहाँ पर सेंटिमेंट है, थोड़े नीचे हैं, और FTSE हम देख रहे हैं 0.5% ऊपर है। कच्चा तेल अपने आप को होल्ड आउट ही कर रहा है और 3 हफ्ते के लोस के इर्द गिर्द है। रुपया थोड़ा ज्यादा प्रेशर में आ गया, अब डेज लो के पास हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। सर क्या करना है? कंफर्ट है नहीं मार्केट में। देखो ऊपर जैसे आता थोड़ी सप्लाई बड़ी स्ट्रॉन्ग आती है। जब हमने शो शुरू किया तो 21,950 था निफ्टी, और अभी 21,825 डे लो पर आ गया। तो मतलब मुश्किल से आधे घंटे में आप डे लो पर आ गए। सिमिलर सिचुएशन बैंक निफ्टी में, कहाँ 46,000 के आसपास और अब 45,800 आ गया। तो हाँ, ये जरूर है कि पिछले कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी में फॉल थोड़ा सा कम स्पीड से हुआ है, निफ्टी में ज़्यादा हुआ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, गिर तो रही है ना। मतलब कभी कोई कम गिर जाए, ज़्यादा गिर जाए, उससे क्या फ़र्क। तो आई थिंक कंफर्ट है नहीं। आपको अपनी शूटिंग रेंज में आने दीजिए, तभी लेना है। 21,800 21,700 की रेंज में लेना है। 800 पे थोड़ा ले लीजिए, 750 725 पे थोड़ा ले लीजिए, 2 टुकड़ों में लीजिएगा, वही एक तरीका ठीक है। और ऊपर में वही 21,900 से 22,000 की रेंज में आपको 2 टुकड़ों में बेचना है, क्लियर कट है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 45,550 45,675 ये 2 जगह लेना है। 550 पे थोड़ा, 675 पे थोड़ा। ऊपर में वहीं 45,975 के आसपास आता है, 46,000 के आसपास, वहाँ पर बेच देना है। कुछ ना करें, बाकी अपने लेवल पे आने दें। जो लेवल पे पहले पहुँचे उसके विपरीत ट्रेड लेने की कोशिश करें। स्टिक स्टॉप लॉस रखें, और स्टॉप लॉस इस तरीके से रखें, जहाँ आपने खरीदा है थोड़ा सा खरीदिए, एक डिप नीचे और आए तो वहाँ ऐड कीजिए, और तीसरे लेवल को टूटने पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो ही आप इस मार्केट में कमा पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल काम है। तो आज थोड़ा मामला ढीला इसलिए होता दिख रहा है ऊपरी लेवल पे। एक तो ये कि जितने मजबूत होने चाहिए खबरों को देखते हुए उतने मार्केट मजबूत हो नहीं पा रहे हैं, पहला। दूसरा, अमेरिका में थोड़ी कमजोरी की आशंका है ही। तीसरा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी जो मजबूत हो रहे थे अब थोड़े ढीले हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स एक साथ आए हैं, तो अब थोड़ा सा आराम करिए। ठीक है, चलिए, तो इस वक्त के लिए आपके लिए राय सर की आपके सामने है। लेकिन आइए, बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका हमें इंतजार है, उन्हीं में से एक है भारती एयरटेल। नतीजे आने वाले हैं, पोस्ट मार्केट आएंगे, लेकिन क्या एक्सपेक्टेड है ये जान लेते हैं। कुशल के पास है पूरी डिटेल। कुशल, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए, भारती एयरटेल बाजार क्या मान के चल रहा है? देखिए, नंबर्स तो टॉप लाइन पर ऑलमोस्ट स्टेबल रहने का ही अनुमान है। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। करीबन 1% बढ़कर 37,450 करोड़ पर कंपनी अपनी टॉप लाइन रिपोर्ट कर सकती है। जहां तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 2% की बढ़त के साथ 19,900 करोड़ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कंपनी की मार्जिन्स ये बढ़ती हुई दिख सकती हैं, 52.7% के मुकाबले 53.1%। और मुनाफा की परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड बेसिस है उसमें तो 1,340 करोड़ पिछले तिमाही में था, इस बारी 2,600
750 करोड़ पर यह आंकड़ा आ सकता है, बट एडजस्टेड बेसिस पर देखेंगे तो करीबन 7-8% तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। भारतीय में जो आय है, भारत से आय है, वो करीबन 1% की बढ़त एक्सपेक्टेड है, बट अफ्रीकी कारोबार में लगभग 2% तक की गिरावट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड लार्जली कंपनी के सब्सक्राइबर्स जो हैं ओवरऑल वहाँ पर वायरलेस सब्सक्राइबर उसमें 30 लाख लोगों का इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है, जिस कारण से कंपनी की ओवरऑल आरपू में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 1.5% बढ़कर 206 रुपए पर रह सकती है। तो ये नंबर्स के लिहाज से स्टेबल टू पॉजिटिव साइड पर देखने को मिल सकता है। स्टेबल टू पॉजिटिव साइड में नंबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इसी बीच स्क्रीन पे नजर डालिए कंसाई नेरोलैक, इनके नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं। आय में वृद्धि दिखी, 1919 करोड़ के पास की आय यहाँ पर सालाना आधार पर दर्ज हुई है। और प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर भी बढ़ा था, 154 करोड़ का आंकड़ा वहां पर भी निकल कर आ रहा है। सालाना आधार पे आय मुनाफा दोनों बढ़ते दिखे हैं और इसका रिएक्शन इस समय स्टॉक पर भी नजर आ रहा है, जो कि 2.5% अब स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्विक चेक ले लेते हैं कुणाल सर, कंसाई नेरोलैक कोई व्यू इस समय? देखिए नेहा, जिस तरह का ब्रेकआउट है मुझे लगता है कि चार्ट काफी अच्छा है। अगर आज ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है, यानी कि आज डे एंड तक ये स्टॉक 345 के ऊपर आज बंदी देता है, तो मुझे लगता है कि काफी अरसे बाद ये रेजिस्टेंस स्टॉक पर टूटती हुई नजर आएगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि अगर आज ब्रेकआउट आता है तो इसमें आपको 400 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो मौजूदा स्तरों पर इस पर वेट एंड वॉच की रणनीति रखिए, और अगर आज 345 के ऊपर क्लोज आता है तो मेरी राय बाय करने की। ओके चलिए, तो 345 का लेवल हम वॉच आउट करेंगे, उसके पार स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। एक बिगुल सचित जी के लिए BTS डबल टी का। सचित जी बताइए। नेहा, यहाँ पर आईटीसी में बिकवाली करने की सलाह होगी। इनफैक्ट डेटा काफी सिमिलर है जो जुबिलेंट फूड में था पिछले हफ्ते में, एंड आईटीसी में भी यहाँ पर काफी सिमिलैरिटीज है। जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पिछले 4 दिनों से ये के ऊपर के स्विंग्स ये मेंटेन कर रहा था, वो स्विंग्स इसने अभी तोड़ दिए। एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस काफी दिनों से यहाँ पर नजर आ रही थी। सो एक बेरिश पेरेंट ब्रेकडाउन है। जिस तरीके से ओवरऑल डेटा है 420 और 400, आई थिंक ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकते हैं अगले कुछ हफ्तों के लिए। बट इमीडिएट बेसिस में मुझे लग रहा है 420 तक मोमेंटम मिलना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड। जिस तरीके से ओपनिंग हुई है, ओपन हाई बनाने के बाद की नीचे की चाल है, तो लगभग अराउंड 438.50 या 439 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉट्स ऐड करने चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 420 का, जो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर हफ्ते में अचीव होना चाहिए। बट पोजिशनली यहाँ पर एक 400 का जो एक जोन है, आई थिंक वो अभी ओपन हो चुका है। तो मुझे लग रहा है ये बिकवाली का ट्रेंड बरकरार होगा आईटीसी में। ओके, तो आईटीसी यहाँ पर थोड़ी कमजोरी होने की आशंका है और यहाँ पर करें बिकवाली, ये राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आते दिख रहे हैं। सुमित जी की राय भी जान लेते हैं, उनके लिए बिगुल सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल अभी रडार पे आया है, सडन सेलिंग मार्केट में देखने को मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 182 रुपए 50 पैसे, 182.40 182.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। BEL के अंदर गिरावट है, पिछले 3-4 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है। आज भी स्टॉक के अंदर दबाव है और रिसेंट के स्विंग लो ब्रेक हो रहे हैं। 180 के नीचे 5-7 रुपए का गिरावट प्रॉफिट बुकिंग BEL के अंदर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बिकवाली करें, जिन्होंने सेल किया है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 185 186 के पास है, तो 186 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के BEL में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से जो नीचे में टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 176 का पहला टारगेट होगा, 174 का दूसरा टारगेट होगा, तो बिकवाली करें BEL। ओके, BEL सेल करने की रिकमेंडेशन है। 186 का यहाँ पर स्टॉप लॉस, 176 174 तक के लेवल डाउन साइड में दिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ भी दिखाई दे रही है, उनमें से एक है वरुण बेवरेजेस। हमने नंबर्स आते हुए देखे, मुनाफा आय सब में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। बंसल सर, वरुण बेवरेजेस कोई राय बन रही है? नया वरुण बेवरेजेस का टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट इसका एकदम बढ़िया है, बाय ऑन डिप्स वाला काउंटर है और आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है नया होल्ड करना चाहिए। 1300 रुपए के अराउंड चल रहा है, 1310 1315 1310 1315 के लेवल्स को डिसाइसिवली तोड़ेगा तब एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा।
तो जिनके पास है बने रहें, और जिनको मोमेंटम के नजरिए से खरीदना है 1310 1315 का बैंड जब टूटे तब खरीदारी की राय है। तो ये है आपके लिए वरुण बेवरेजेस पर स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। लेकिन आइए बाजार के मूवमेंट पर एक विशेष टिप्पणी, चूंकि डे लो पर आ चुके हैं, ऊपरी स्टोर से 200 पॉइंट नॉन से टक 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 ऐसे निकल गया है, सडन फॉल, बिल्कुल सडन फॉल हुआ है। तो जरा एक बार आशीष जी की राय भी इस पर ली जाए। आशीष जी बताएं सर। अनिल जी, सेम चीज जो पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक ऑब्जर्वेशन दी थी, स्टॉक्स दिखा के इंडेक्स में डिस्ट्रीब्यूशन अनिल जी, और इसके साथ दूसरी भी चीज अनिल जी के पैसे एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, जो ये पुराने दिग्गज है, बजाज फाइनेंस, इन सब में नहीं बनेंगे। और अनिल जी, इन दी सेम स्पिरिट जो मैं मेंशन कर रहा था, जैसे होता है ना कभी कभी दूसरे एंड से सामने वाला बैटिंग कर रहा हो, देख के बड़ा अच्छा लगता है। तो अनिल जी, सचिन के जो सेल कॉल्स हैं, जीएनएफसी, हिमांशु के बजाज फाइनेंस, और अभी आईटीसी भी दिया, तो अनिल जी बहुत बढ़िया कॉल है। जनरली मैं आई वाज अवॉइडिंग गिविंग कॉल, सेल कॉल ऑन आईटीसी टाइप्स, क्योंकि अनिल जी बाकी स्टॉक्स इतने चल रहे हैं। पर अनिल जी डेफिनेटली एक बहुत करेजियस कॉल्स है, बट मैं इनडायरेक्टली अनिल जी बार बार उसको मेंशन करता जा रहा हूँ। ये 4-5 स्टॉक्स ऐसे अनिल जी जो पुराने दिग्गज, ओल्ड ग्लोरी नहीं चलेगी अनिल जी, और ये इंडेक्स को मारते रहेंगे। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में अनिल जी पैसे बनाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे लॉन्ग साइड पे स्टॉक्स को देख के। तो स्टॉक्स में लॉन्ग रहना चाहिए अनिल जी। और इंडेक्स में जब भी अभी अब कोई आजकल बात करता है अनिल जी, मार्केट बिल्कुल हिस्सों में बढ़ चुकी है। इंडेक्स में भी निफ्टी, बैंक निफ्टी अलग, स्टॉक्स मार्केट इंडेक्स अलग। तो अनिल जी ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। और ये आने वाले टाइम में ये डाइकॉटमी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ ट्रेडर टू क्लब एनी व्यू। और अनिल जी ये पीसीआर वीसीआर जो डेटा है, मैं बार बार बोलता हूँ अनिल जी, ये जो ऑब्वियस डेटा देख के जो ट्रेड होगा ना अनिल जी, ये सब भी मतलब पहले मैं बार बार बोल रहा था ऑप्शन सेलर्स के लिए, और अब मैं जो ऑब्वियस डेटा बोल रहा हूँ अनिल जी, मैं मतलब चैलेंज करता हूँ, ये ऑब्वियस डेटा से ट्रेड करना विल बिकम इम्पॉसिबल। आपके लिए राय इस वक्त आती हुई इंडेक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर खरीदारी की रेंज 700-800 की रेंज में निफ्टी पहुंचता हुआ। देखते हैं लो क्या बनाया है, 700 से घुमाया है कहाँ से, 725 से घूमना चाहिए। वाह, 728 से, क्या बात है। मतलब इतना ओबीडियंट इंडेक्स कहीं मिलेगा नहीं आपको ढूंढने से, बिल्कुल सही जगह से घूमता हुआ दिखा है। 725 के आसपास से निफ्टी। आइए बढ़ते आगे, और हमने आपको वादा किया था कि हम आपको 10 विनर्स के नाम बताएंगे। तो बजट के दिन हमने आपको गोल्ड वाउचर्स दिए थे, 5 आकर्षक नाम के विजेताओं के, और सरप्राइज गिफ्ट विनर्स के नाम मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। उसके लिए इंतज़ार कीजिए आप थोड़ी देर। तब तक आइए टाटा केमिकल्स के नतीजों का अनुमान आपको बता दिया जाए। तैयार हैं आशीष अच्छे लाना नंबर्स। नहीं सर, मुश्किल है इस तिमाही में तो कोई भी केमिकल कंपनी से अच्छा, इसीलिए तो बोला मैंने। बाकी तो मैं रिक्वेस्ट नहीं, जब अच्छा आ रहा तो मैं करता ही नहीं। इसका भी खराबी आ रहे हैं सर, बहुत कमजोरी आ रहे हैं। एबिटा तकरीबन 19% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो एबिटा पिछले साल 922 करोड़ था, इस बार घट के 750 करोड़ रहने का अनुमान है। उससे पैसा नहीं कि ऑपरेशनल फ्रंट पर आप टॉप लाइन को भी देखिए, 8% की गिरावट यहाँ पर है, 4148 करोड़ से घटकर 3820 करोड़। मार्जिन्स में भी डेंट है, साल दर साल कंपेयर करके देखेंगे तो जो 22% के मार्जिन्स थे, अब इस बार घटकर 19.6% देखने को मिल सकते हैं। और मुनाफे की बात की जाए तो भारी भरकम 33% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और काफ़ी तिमाहियों से लगातार अपडेट देकर हम आपको बता दें कि किस प्रकार से चाइना की तरफ से जो सोडा ऐश की सप्लाई बढ़ी है, इसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो आप किसी भी सेगमेंट में, ज्योग्राफी में देखें, यूरोप में भी देखें तो 20% की डी ग्रोथ वहाँ पर है टॉप लाइन की। तो हर लिहाज से नतीजे जो हैं कमज़ोर आएंगे। ओके, ये है आपके लिए हर लिहाज से नंबर्स रहेंगे टाटा केमिकल के कमज़ोर। कुणाल जी, इन कमज़ोर नतीजों के लिहाज से चार्ट की रीडिंग्स क्या कह रही है? अरे जी देखिए, चार्ट भी कुछ कमजोर हुआ है, और ये स्टॉक ने और सारे केमिकल स्टॉक्स ने कुछ समय से बाजार को अंडर परफॉर्म किया है। टाटा केमिकल्स में मुझे एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है, और ये सपोर्ट जो है वो 940-950 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अब गिरावट काफी हो चुकी है, तो इन स्तरों पर बेचने की राय नहीं है। स्टॉक नीचे आ जाता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, तो 950-940 के आसपास मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहिए। तो इन स्तरों पर मेरी बेचने की राय नहीं है, बल्कि गिरावट में नीचे के लेवल्स पर अक्यूमुलेट करने की राय। टाटा केमिकल, ये है आपके लिए चार्ट पर राय इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए एक राय पेटीएम पे भी ली जाएगी, और पेटीएम पे आपको मैं कुछ और डिटेल भी देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले बजट बोनांजा के 10 विनर्स को एक स्पेशल सरप्राइज, और ये जो 10 विनर हैं उनके नाम और उनके ट्विटर हैंडल आ रहे हैं आपके सामने।
सबसे पहले है सभ्य रैना साहब, जिन जिन के भी नाम है जरा आप वो अपने ट्विटर हैंडल पे आप ये हैंडल चेक कर लेना, क्योंकि आपको एक डायरेक्ट मैसेज आएगा आपके ट्विटर हैंडल पे और उसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। मोनिश भंभानी, मैक रिगल्स, ओहो, नीता भट्ट जी, सुमन दास और कुणाल विमल, शिरीष राउत जैन, डॉक्टर शिरीष राउत, चेतन जेठवा, द गरबा किंग, ओ माय गॉड क्या बात है, क्या नाम, गरबा किंग, वेरी गुड, तेजवीर नरूला साहब, पीयूष जी आहूजा और नीरू तिवारी। ये 10 विजेता हैं जिनको हम आपके ट्विटर हैंडल पर संपर्क करेंगे आपके पास, तो तैयार रहिएगा। ये आपके लिए ये है, ओके। तो ये 10 विनर, आप सभी 10 विनर्स को बहुत बहुत बधाई आज के लिए। इस बीच पेटीएम स्टॉक 10% के लोअर सर्किट पे है और पेटीएम की मुश्किलें तो बढ़ी गई है। आज भी वॉल्यूम हुआ है 72 लाख शेयरों का। पहले आशीष जी, आपकी कोई अगर विशेष टिप्पणी है पेटीएम पे तो बताएं, नहीं तो फिर मैं शाम का विशेष आयोजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जी। नहीं अनिल जी, ऐसी कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। अनिल जी देखिए, ये अब अगर मतलब बहुत लोग कुछ दिन मिले कि नहीं ये ऐसा वो कर दिया, शेयर होल्डर के पैसे मार दिए, तो अनिल जी अगर पैसे अगर निवेशक के या मतलब जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कुछ हो जाता, तो कोई लोग कमेंट करते हैं कि क्या ऐसा कुछ हो रहा था तो क्या सरकार सोई हुई थी। तो अनिल जी इट्स अ वेरी सेंसिटिव मतलब थिन लाइन होती है कि किस तरफ को सोचना चाहिए, किस तरफ के लिए करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि अनिल जी के जो अगला सर्किट खुलेगा वहां पे कहीं ना कहीं अनिल जी ये जिस तरह की बातें चल रही हैं कि जियो का इंटरेस्ट आ रहा है पेटीएम वॉलेट में या बाकी चीजें, तो अनिल जी वहां एक्चुअली कहता है कि डैमेज भाव का होना तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई अनिल जी इसका हल या तरीका निकलेगा। कंपनी की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आ रही है, लेकिन अनिल जी फर्स्ट क्लैरिफिकेशन जो होती है ना उस पर कंफर्ट ड्रॉ नहीं करना चाहिए। मतलब अच्छी या बुरी, मतलब नॉर्मली बुरी न्यूज पे ही जो भी फर्स्ट क्लैरिफिकेशन आती है, जब अनिल जी अदानी का भी हुआ, जब पहला झटका लगा उसके बाद क्लैरिफिकेशन आती है, पर अनिल जी वो क्लैरिफिकेशन ना भाव को कंफर्ट नहीं देती है, भाव अच्छी तरह से पहले टूट जाता है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी एक और सर्किट के आसपास जब ये अगर ये खुलेगा तो वहां पे एक सेम्बलेंस आएगी और उसके बाद नई चीजें जो नई डेवलपमेंट्स उभर के आएंगी वो मार्केट को मतलब स्टॉक को संभाल सकती है। बट अनिल जी खराब तो हो गया और अनिल जी बहुत लोगों के पास है ये स्टॉक, बहुत लोगों के पास है और यही दिक्कत है। आज वॉल्यूम हुआ है अच्छे खासे 72 लाख शेयरों का, तो काफ़ी लोगों को आज मौका जरूर मिला होगा अगर वो बेचना चाहते हैं तो बेच कर निकलने का। इसी पर आज हमारा शो है शाम 6 बजे। पेटीएम पर जो आरबीआई की तरफ से एक्शन हुआ, जो इनकी सेवाओं पर बैन लगा रही है, जो बैन 1 मार्च से लागू होंगे, इसको लेकर आपके मन में जो भी सवाल है इन सारे सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे अजय बग्गा साहब, चेयरमैन एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के, ग्लोबल मार्केट्स के जाने माने एक्सपर्ट, प्रवीण खंडेलवाल साहब, महासचिव कैट के, और साथ ही रितेश मलिक, फाउंडर इनोवेट के। इन तीनों से करेंगे हम बात पेटीएम क्या करो। तो पेटीएम में अब आगे आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आपके लिए हमारा विशेष होगा। और ये शो मैं बता दूं आपको कि इस लिहाज से नहीं होगा कि स्टॉक में क्या करें, स्टॉक में तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके। अब ये इस लिहाज से होगा कि आपके वॉलेट में पैसे पड़े तो क्या, फास्टैग आपने ले रखा है तो क्या, अगर आप कोई एसआईपी वगैरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या, ये सारी जो चीज़ें हैं पेटीएम के जरिए जो आप कर रहे थे उनका क्या कुछ अब आपको उनमें फ़र्क पड़ेगा, इन सब पर हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली आपके लिए एक तरह से FAQs हो गया कि अगर आप जो भी जानना समझना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर बिगुल के साथ, किया जाए स्वागत। बताएं जय। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू नेहा। अनिल जी, पुट ऑप्शन के तो टारगेट हासिल हो गए जो 21,700 के मैंने दिए थे आउट ऑफ द मनी के। एक अच्छा फॉल एज एंटिसिपेटेड देयर आफ्टर आया अनिल जी, जो रिवर्सल आया था उसके कारण। अब अनिल जी खरीदना है बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन। यहाँ पे अनिल जी मैं रेकमेंड करूंगा 46,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 429 रुपए पे मिल रहा है। अब अनिल जी मैं इन द मनी पुट ऑप्शन खरीद रहा हूँ। मॉर्निंग में मैंने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन खरीदा था, लगभग 150 पॉइंट दूर था वो। अब इन द मनी अनिल जी है ये 429, 429 रुपए पर खरीदे। अनिल जी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा, थोड़ा सा दूर दे रहा हूँ। वोलेटिलिटी अनिल जी जैसे मैंने सुबह भी कहा,
काफी बढ़ी हुई है मार्केट में इंडिया विक्स भी अगर आप देखिए आज तो ये वोलेटिलिटी जो बढ़ी हुई है उसके कारण जो स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ दैट कैन बी प्लेस्ड एट 295 टारगेट्स अनिल जी ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं इसके फर्स्ट टारगेट विल बी 570 570 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट है 660 का 570 660 ये दो टारगेट्स के लिए आप 46,000 स्ट्राइक का इन द मनी पुट ऑप्शन खरीदे। इन द मनी एनर्जी इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लोस बने थे अनिल जी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के लगभग 45,600 के आसपास के वो ब्रेक होने के चांसेस काफी है। वो ब्रेक होकर 45,500 पहला लेवल है जो टेस्ट करेगा बैंक निफ्टी एंड वो अगर टूटता है जी 45,500 देन आई थिंक सीधा सपोर्ट फिर आपका बनेगा 45,000 पे। तो अब 46,000 जब तक नहीं निकलता एंड उसके ऊपर बंद नहीं होता आई थिंक बैंक निफ्टी में सेल साइड पर पुट साइड पर आप बने रहे तो बढ़िया एक स्ट्रेटेजी निकल कर हो सकती है। चलिए तो ये रहा है बैंक निफ्टी में बनती हुई आपको 46,000 की पुट लेनी है 429 पे 295 का स्टॉप लॉस 570 और 660 तक का यहाँ टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। एक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। वागले सर बताइए। नेहा जी एसटीबीटी करना है बीईएल में। आई थिंक सुमित जी ने ये कवर किया था 180.60 180.80 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 180 ब्रेक करने की तैयारी है और जैसे ही ये 180 ब्रेक करेगा ये सीधा 7 से 8 रुपए नीचे जा सकता है। तो आपको बेच के 180 250 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना है। मेरा पहला टारगेट 172, दूसरा टारगेट 168, टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। ओके चलिए तो प्रेशर बीईएल में बढ़ता हुआ 182 रुपये 50 पैसे के पास स्टॉप लॉस लगा 172 और इवेंचुअली 168 तक नीचे जा सकता है बीईएल फ्यूचर्स। वागले साहब की है नज़र इस पे, लेकिन फोकस हम यूपीएल पर करेंगे। अब कमज़ोर दिसंबर तिमाही के नंबर्स आए, स्टॉक 10% टूट गया, लेकिन यूपीएल की जो दिक्कतें हैं वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही क्योंकि एक और नया झटका ऐसे लगता हुआ दिखा है। तो क्या है वो झटका, पूरी डिटेल बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष बताइए क्या दिक्कत नई सामने खड़ी हो रही है यूपीएल के? नया देखिए एक झटका लग सकता है, कुछ रिसर्च सामने आ रही है, रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। सबसे पहले बता दूं कि आज जो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है सीरियस अंडर परफॉर्मेंस है। 3 साल से नहीं पिछले 5 साल से अगर आप देखें तो स्टॉक ने 1 रुपया बना के नहीं दिया है। ऑलमोस्ट 10% की गिरावट यहाँ पर पिछले 5 साल के रिटर्न एब्सोल्यूट में आपको बता रहा हूँ स्टॉक ने बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं किया है। अब जो नतीजा है काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रहा है। हर पैमाने पर अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी कमज़ोर है। एबिटा ऑपरेशनल फ्रंट पर अगर आप देखें तो 86% की गिरावट है। ऑलरेडी अनुमान था कि नतीजे कमज़ोर आएंगे। ओह जरा बंसल जी कहाँ है? बंसल संपर्क, ओके बंसल जी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुणाल जी प्लीज हेल्प हिम। अनिल जी देखिए संपर्क नहीं हो पा रहा है अनिल जी, पता करना पड़ेगा कहाँ गायब है अनिल जी। तो संपर्क मेरा भी नहीं हो पा रहा है तो अनिल जी जरूर इंटरनेट वगैरह कुछ डाउन हो गया होगा, बिल वगैरह समय पर भराया नहीं होगा तो अनिल जी उसी के चलते हो रहा है ऐसा लग रहा है। नहीं इसमें कुछ भी मतलब विदेशी साजिश भी हो सकती है कि कुणाल जी से अगर कुछ बदला लेना है तो बंसल जी का इंटरनेट डाउन कर दिया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ऑन द कॉन्ट्रेरी। चलिए लेकिन जब तक बंसल जी से संपर्क ना हो तब तक एलआईसी पर चूंकि जो राय दी गई थी उसमें आप भी शामिल थे, मेरे ख्याल से 10 की कमाई और लगातार रिकमेंड किया आपकी। इनफैक्ट 2 स्टॉक आज बड़े एक्शन में दिख रहे हैं, एक आईडीबीआई बैंक और एलआईसी, दोनों स्टॉक आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में हाल ही में रहे। कुणाल जी अगर दोनों पर आप राय दें तो? अरे जी दोनों पर बने रहने की राय है। आईडीबीआई बैंक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, इसको 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने रेकमेंड किया। एलआईसी को एक नहीं कई बार हमने रेकमेंड किया और जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, 1000 के लेवल्स तक पहुंच गया और इससे अनिल जी बहुत लोगों को राहत मिली है। जो लोग आईपीओ के फंसे हुए थे सभी लोगों को निकास मिल गया, सभी को एग्जिट मिला, अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और सबके दाम लौट आए। तो एलआईसी में मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रखना चाहिए। इन स्तरों से भी मुझे लगता है कि और बड़ा अपसाइड बनेगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, नीचे के लेवल्स पर इसको अक्यूमुलेट करते हुए चले तो मुझे लगता है कि एक अच्छा आउट परफॉर्मर साबित होगा आने वाले 1 या 2 सालों के लिए। तो लॉन्ग टर्म में दोनों ही स्टॉक्स पर बने रहने की राय। ओके लॉन्ग टर्म में दोनों स्टॉक्स से बने रहने की रिकमेंडेशन है, लेकिन इसी बीच कुछ और स्टॉक्स में फोकस कर लेते जो अभी भी हरे निशान में टिके हुए। इनमें से एक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में हमने कुछ अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड होता हुआ देखा है। हिमांशु जी कोल इंडिया कोई राय बन रही है? नेहा जी ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपनी ही एक बहुत स्ट्रांग बुल रन में है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है और फिर से स्टॉक
नए हाइज बनाते हुए नजर आते हैं। कोल इंडिया डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाता है। चैनल पर काफी बार खरीदारी के आइडियाज भी यहाँ पर मिले हैं। तो अगर आपके पास तेजी की पोजीशंस हैं तो बिल्कुल बने रहें। कोई अगर बाजार की वॉलेटिलिटी में मौका मिलता है ऐड करने का, एक्यूमुलेट करने का, तो वो मौके ढूंढे, बजाय इसके कि आप हड़बड़ा के अपनी पोजीशंस से एग्जिट करें। फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है 425 424 ये ऐसा जोन है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड वापस से काफी अट्रैक्टिव बनता है। उन लेवल्स के आसपास फ्रेश खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। अपसाइड मुझे लगता है 460 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। साथ ही ओएमसीज में अच्छी खासी हरियाली दिख रही है। कच्चे तेल की कीमतें काफी समय से सबड्यूड है, पिछला हफ्ता प्रेशर वाला ही रहा है। आईओसी इसमें हमने 6% की स्ट्रेंथ देखी और बीपीसीएल भी है वो डेज हाई के करीब 2.5% की मजबूती दिखा रहा है। एक चेक यहाँ पर सुमित जी से लेंगे। सुमित जी, आईओसी पे अपना व्यू दीजिए। प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है स्टॉक के अंदर। मेजर स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। आईओसी भी ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है। ऊपरी लेवल पे आज का हाई 177 है, अभी 173 के पास ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी छोटा मोटा डिप अगर आता है नीचे में 165 168 रुपए तक, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक मजबूत है, तो डिप में खरीदारी करें। और अब जब 177 का हाई तोड़ेगा ऊपर में, तो 185 से लेके 190 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में फिर आईओसी में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो डिप्स का वेट करना होगा, उसमें एंट्री और फिर इवेंचुअली यहाँ पर और स्ट्रेंथ की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन नंबर्स आने वाले हैं अशोक लेलैंड के भी, और हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो क्या एक्सपेक्टेड है इन नंबर्स से? आइए कुशल से जान लेते हैं। कुशल, बताइए स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन क्या है? देखिए नया यहाँ पर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस वाइज रेवेन्यू फ्रंट पर तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। करीबन 1% ग्रो कर 9,160 करोड़ पर ये कंपनी का टॉप लाइन आ सकता है। बट कामकाजी मुनाफा और मार्जिन्स यहाँ पर कंपनी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं कि बढ़िया हो सकती है। करीबन 25% की ग्रोथ के साथ 1000 करोड़ पर कंपनी कामकाजी मुनाफा दर्ज कर सकती है, जिस कारण से 8.8% के मुकाबले अब 10.9% के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक इन कर सकती है। और इस वजह से भी मुनाफा कंपनी का एट द एंड 45% ग्रो कर 525 करोड़ रुपए पर रह सकता है। रियलाइजेशन फ्रंट पर भी कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, करीबन 2.5% बढ़ने की हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। ऑफ कोर्स लागत खर्च जो है वो कम होने से, यानी कि उसकी गिरावट होने से कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और FY25 के लिए, यानी कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी किस तरह का डिमांड आउटलुक देती है, ये देखना काफी अहम होगा इनकी ओवरऑल कमेंट्री में। अशोक लेलैंड पर हम चेक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। सचिन जी बताइए। नेहा जी, यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में एक अच्छा ट्रैक्शन मिला है ड्यूरिंग द डे। एक अच्छे अपमूव के बाद वापस एक करेक्टिव फेज नजर आई थी, एंड कहीं जाकर वापस डेटा पॉजिटिव हो रहा है। 6100 के आसपास एक अच्छा बेस वापस नजर आ रहा है। सो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है एक अच्छी चाल बन सकती है 1 से 2 दिनों में। 6290 6300 के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, स्टॉप लॉस आप 6065 पे लगाए, एंड 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है एक अच्छा कॉन्फिडेंट स्विंग बन सकता है 6300 के टारगेट के लिए। तो डॉक्टर रेड्डीज में ये राय बनती हुई 6300 तक का लेवल अपसाइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर सुबह भी किसने रिकमेंड किया था? हाँ। मेहुल कोठारी जी ने, बराबर 10 की कमाई में उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि डॉक्टर रेड्डीज में तेजी की तैयारी। फार्मा स्पेस में पसंद आ रहा था, बिल्कुल जबरदस्त सेक्शन होता हुआ दिखा है। अभी नेहा जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है। जी सर। बैंक निफ्टी ज्यादा खराब होने से मना कर रहा है, भाई मुझे इतना खराब होना नहीं जितना आप सोच रहे हो। बैंक निफ्टी 85 पॉइंट नीचे, जबकि 60 पॉइंट नीचे निफ्टी है। निफ्टी भी 21,725 पे सपोर्ट लेकर वापस रिकवरी आखिरी आधे घंटे में। मतलब न तेजी में कॉन्फिडेंस पूरा, न मंदी में कॉन्फिडेंस पूरा। स्मॉल कैप इंडेक्स अब हरे निशान में आ चुके हैं और मिड कैप इंडेक्स में हरे निशान में आने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं। अब आप मतलब अंदाज लगाते रहो हो क्या रहा है, मतलब कहना ही मुश्किल काम है। तो चलिए जो हो रहा है वो रहा है। एक स्टॉक पे हम फोकस करेंगे थोड़ी देर में, वो है इंडिगो। इंटरग्लोब एविएशन आज 3314 रुपये का हाई बनाया रहा, 3200 के नीचे। तो बड़ा एक्शन होता दिखा रिजल्ट के बाद। बुल वर्सेस बेयर भी थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तब तक आइए जय के लिए है बिगुल, जय का जैकपॉट। ओके बताएं जय। जी एक स्टॉक जहाँ पे बहुत ही क्लियर रिवर्सल है वो है मैकडॉनल्ड्स। इसका 1060 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे, 25 रुपए 50 पैसे 26 रुपए के
लेवल्स पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस एनर्जी लगाना होगा 18.35 रुपए पर, 18.35 ये स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट ऊपर में बदल रहा है एनर्जी 34 रुपए का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 34 का, सेकेंड टारगेट विल बी 42। सो 34 एंड 42 ये दो टारगेट्स के लिए मैकडॉवेल्स का 1060 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है। जो हिसाब से एनर्जी इसने एक ब्रेक डाउन दिया है, शॉर्ट बिल्डअप होते हुए देखने मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे हमें 1025 से लेकर 990 ये लेवल स्पॉट में देखने मिल सकते हैं। ओके चलिए, तो मैकडॉवेल्स के लिए ये रिकमेंडेशन आती हुई और स्क्रीन पर आपको 1060 की पुट लेनी है, 18 रुपये 35 पैसे का स्टॉप लॉस, 34 और इवेंचुअली 42 तक का टारगेट आपको यहाँ पर बनता दिख जाएगा। लेकिन इंटरग्लोब एविएशन, इसमें दमदार नंबर्स हमने वैसे तो आते हुए देखे हैं, लेकिन आगे इसमें आएगी तेजी या फिर मंदी, ये अब सबके जहन में सवाल है और यही उलझन दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बुल वर्सेस बेयर, जहां पर वरुण और कुशल की भिड़ंत होने वाली है। भिड़ंत मतलब तो दोनों दौड़ के ऐसे आएंगे टकराएंगे, मतलब वैसी भिड़ंत या कैसी वाली? नहीं, ये डेटा वाली भिड़ंत होगी। उसमें भी देखो ऐसा है कि अगर दोनों ऐसे दौड़ के आए तो ज़्यादा चांस जीतने के मुझे कुशल के लग रहे हैं। पूरे चांस अनिल जी, मेरा कोई चांस नहीं है। और आपने पहले किसे हार मान ली? पहले सरेंडर कर दिया। सिर्फ अनिल जी खसक जाऊंगा बीच में से, अगर बचना है तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो कुशल रहने दो फिर, आप जीते हुए। आप क्या बुले नहीं करना कुशल बुले मेरे बुल है, कुशल बुल है। इसके लिए अनिल जी जुबानी भिड़ंत करेंगे अब। अच्छा, जुबानी भिड़ंत करेंगे। ओके, तो चलिए आइए जुबानी जंग की शुरुआत की जाए कुशल के साथ। देखिए, नंबर्स अपने आप में बयान कर रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 3000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अपने आप में करना बहुत बड़ी बात है। एंड आप बॉटम लाइन छोड़ दीजिए, आप ऑपरेशनल फ्रंट पर देखिए कंपनी का किस तरह से प्रदर्शन आया है। ऑफकोर्स कच्चे तेल की जो वॉलिटिलिटी है वो तो रहती ही है, बट उस बीच में भी कंपनी की जिस तरह से डिमांड आती हुई दिख रही है, हम देख ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट एयरपोर्ट जो है रेलवे स्टेशन की तरफ कन्वर्ट होते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। कितने सारे लोग आपको एयरपोर्ट्स पर नजर आते हैं, तो डिमांड जो है वो लगातार हिटिंग थ्रू द रूफ है और इस वजह से जो सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट में उनको सीधा सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है और वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। कुशल, मुझे समझ में नहीं आता कि इंटरग्लोब एविएशन प्लेन उड़ाता है कि पतंग उड़ाता है, क्योंकि जिस हिसाब से हर क्वार्टर इनकी कटती है ना, समझ में नहीं आता। इस बार अगर आप देखेंगे तो मुनाफा है, पिछले बार कम मुनाफा था, उसके पहले घाटा था, फिर कभी मुनाफा, फिर कभी घाटा, तो समझ में नहीं आता इस कंपनी के साथ चल क्या रहा है। वो सबसे बड़ी दिक्कत है। और अनसर्टेनिटी जो है ना, वो मार्केट को पसंद नहीं आती है कुशल। इस बार प्रॉफिट आ गया, चल गया, अगले बार घाटा आ जाएगा, फिर 10% आपको नीचे मिल जाएगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात। देखो, यहाँ पे सिनेरियो ये है वरुण की नंबर्स के पर्सपेक्टिव से आप वॉलिटिलिटी कह सकते हैं कि 100% हो सकती है। काफ़ी सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहाँ पर वॉलिटिलिटी लगातार हमें देखने को मिलती है, बट स्टॉक प्राइस में लोगों का जो पैसा बन रहा है यहाँ पर 1500, 1600, 1800 रुपए के भाव से ये ट्रेड कर रहा था और अब देखिए 3000 के पार हो गया है स्टॉक। तो मार्केट कैप तो ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है सीधे सीधे। बट ऑफकोर्स आपको ये भी देखना है कि कंपनी की जो लीडरशिप है, इतने कॉम्पिटिशन आने के बावजूद भी यहाँ पर मेंटेन है। 60% के ऊपर इन्होंने मार्केट शेयर अभी भी बरकरार रखा हुआ है। नो डाउट शेयर प्राइस डबल हो गया, डबल तो नहीं हुआ, उससे थोड़ा कम ही है, लेकिन मार्केट भी डबल हो गया। तो इससे ज्यादा स्टॉक आपको मिलेंगे जो 4-4, 6-6 गुना हो चुके हैं। ये तो अभी डबल ही हुआ है और कंपटीशन इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। आप देखिए जिस तरह से टाटा आ रहा है, विस्तारा, एयर इंडिया, लगातार आप देखिए जिस तरह से कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, मुझे डाउट है, पता नहीं प्रॉफिट करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, पता नहीं, प्लेन उड़ाते, पतंग उड़ाते, क्या करते यही जाने, लेकिन बहुत वॉलेटाइल है। देखिए, वॉलिटिलिटी जो है ऑफ कोर्स नेचर है स्टॉक मार्केट का, बट ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर ये देखना है कि फंडामेंटल्स इसके कितने अभी तक मजबूत बने हुए हैं और लगातार ये अपनी लीडरशिप बनाए हुए हैं और मांग जितनी भी आ रही है, अब जिसके पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो उतनी ही खपत जो है ले पाएगा और जितनी डिमांड आएगी उसको केटर कर पाएगा। और इसी वजह से आप देखिए यहाँ पर लगातार आपको जो पैसेंजर लोड फैक्टर है वो 90% के आसपास है। डेफिनेटली लोड फैक्टर अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोड अगर किसी चीज़ का है तो वो कच्चे तेल का। आप देखिए लगातार कच्चे तेल दाम वॉलेटाइल है। यहाँ से अगर और बढ़ गए तो कहते हैं जैसे हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इनको पेट्रोल चाहिए, खत्म हो गया, बढ़ गया, क्या करेंगे, फिर मार्जिन घट जाएगा। भाड़ा बढ़ाएंगे भाड़ा बढ़ाएंगे, जाएगा कौन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही तो इंटरेस्टिंग चीज है ना वरुण की, डिमांड इतनी है कि कोई भी प्राइस लेवल पे लोग जाने को तैयार हो रखे हैं अभी। और इसी वजह से शायद मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर अभी भी बुलिश व्यू अपना बनाए हुए हैं, ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं और टारगेट भी 3745 रुपए से बढ़ाकर सीधा 4000 के पार अब तो कर दिया, 4145 प्रिसाइसली। देखिए मेरे
मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जिनका प्लेन छोड़िए ट्रेन पे फोकस है। 2026 में बुलेट ट्रेन आ जाएगी, सोचिए प्लेन के स्पीड से भागने वाली ट्रेन आएगी और इसके लिए कहीं ना कहीं जेफरीज अंडर परफॉर्म का लक्ष्य बुल वर्सेस बेयर करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए समय है। फिलहाल तो जेफरीज 2500 का टारगेट दे रहा है और कहीं ना कहीं बेरिश है इस काउंटर पे। 2500 और 4145, ये 52 वीक हाई लो की रेंज बताइएगा हो सकता है अनिल सर। चलिए बढ़िया। जेफरीज के लक्ष्य 2500 के और यहाँ पर मॉर्गन के, और दोनों रेपुटेड है ब्रोकरेज, तो ऐसा नहीं कि मतलब तो एक्सट्रीम लेवल्स दोनों तरफ आते हुए दिख रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो बढ़िया है। तो ये है आपके लिए इंटर ग्लोब एविएशन, यानी कि आता है। तो एक बार ज़रा कोई गेस्ट का पूरा पैनल है, वरुण और कुशल, डू यू रिकमेंड समवन किसको जज बना के राय ली जाए? चलो ये लोग जज नहीं चुनना चाहते, आशु जी खुद ही बनना चाहते हैं जी। आशु जी। अनिल जी, मुझे जो ये वरुण की स्टेटमेंट थी ना कि प्लेन उड़ाते हैं पतंग उड़ाते हैं, अनिल जी इतनी डेडली स्टेटमेंट है मतलब ये स्टेटमेंट अनिल जी जिस तरह से उन्होंने यूज किया ना अनिल जी, मतलब मजा ही आ गया था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेटमेंट्स आई हैव हर्ड। बट अनिल जी इंसिडेंटली, क्योंकि अनिल जी जिस तरह का ट्रैफिक है और जिस तरह का अनिल जी कंपटीशन है, मतलब कोई भाव अनिल जी ठीक ही रहेगा। इंडिगो में हमेशा मतलब डिप पे बाई करनी चाहिए। मतलब ये सारी दिखते हैं अनिल जी, ये तो दिखते हैं तो प्रॉफिट लॉस की छोड़ो, जिस तरह की ट्रोलिंग होती है, जिस तरह की अनिल जी लोग गालियां देते हैं, जिस तरह के वीडियो बना के वायरल होते हैं, जिस तरह की अनिल जी हाथापाई शुरू हो गई है, वहां तक हो गया है। लेकिन अनिल जी वो सारी चीजें एक तरफ है, कोई तोड़ नहीं है। मतलब देयर इज नो शॉर्टकट टू ट्रैवल, देयर इज नो शॉर्टकट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू द प्राइस। मतलब जो बढ़ रही है बहुत मतलब बुरा हाल हो जाता है अनिल जी। अभी तो मतलब दिल्ली बॉम्बे की टिकट्स अगर आप कराओ अनिल जी, जो 10-11 हज़ार की रिटर्न होती थी 18-20 हज़ार की हो गई है। तो अनिल जी आगे पीछे करके ये बीच बीच में क्वार्टर आते रहेंगे, बट अदरवाइज अनिल जी मतलब ऑन फंडामेंटल बेसिस इंडिगो बढ़िया ही करेगा। ये है इंडिगो पर राय आपके लिए। चलिए बढ़िया है। तो मेरे ख्याल से तो असली इसमें जो तेजी का एक्शन जो बड़ा बनेगा, जहाँ से स्टॉक की री-रेटिंग हुई, जब कुशल कहेंगे कि अब इंडिगो ने इतनी फ्लाइट भर के जा रही, स्टैंडिंग भी अलाउ कर दिया क्योंकि आजकल एयरपोर्ट पे कहीं भी जाओ वहाँ स्टैंडिंग है, बैठने की जगह नहीं। लाउंज में कहीं भी जाओ वहाँ बैठने की जगह स्टैंडिंग है। सिर्फ फ्लाइट में ये बाकी वो लोकल ट्रेन की जगह सीट के साथ में खड़े होकर फिर है ना, हर आदमी एक सीट के। अभी तक वो आइल सीट लेने के लिए लोग पैसे देते थे, बात बोलेंगे ये वाली नहीं चाहिए, पता चला वहीं टिकेगा। फ्रंट में भी सर अब आगे की स्टैंडिंग जब हो जाएगी ना, तो उसमें भी अलग अलग अंदर घुस जाएंगे लोग। आई एम जस्ट विजुअलाइजिंग, मतलब मुंबई की लोकल ट्रेन जैसा नज़ारा बन जाए फ्लाइट में, तो सोचो क्या हो। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी अगर स्टैंडिंग अलाउ हुई तो स्टैंडिंग में भी अनिल जी कैटेगरीज होंगे और उसका भी भाड़ा लिया जाएगा। जो आगे खड़ा होना चाहते हैं ज्यादा पैसे दे, पीछे वाले कम दे। तो अनिल जी अब ये तो अनिल जी हर चीज के पैसे लेने लगे हैं। बक्सा अगर आपकी जो सूटकेस है वो आप ले जाना चाहते हैं, कैबिन में ले जाना चाहते हैं, उसके अलग पैसे हैं, हर चीज के पैसे हैं अनिल जी, पानी तक पैसे से मिल रहा है। वाह चलिए बढ़िया है। नए नए आइडिया और आप दे दो बचे हुए कि आगे की ज़्यादा और पीछे की कम। अभी ऑलरेडी तो इतने ले रहे हैं, अभी और क्या करेंगे। लेकिन अब फिर अगर आगे पैसेज में लोग खड़े होंगे तो आगे की सीट वाला पैसा देगा क्यों फिर। चलिए लेकिन देखिए जो भी है, अभी तो कामकाज बढ़िया चल रहा है, जोरदार है। तो फिर देखो तेजी की तरफ व्यू ज़्यादा बनता हुआ दिखता है इस वक्त। आइए बैंक से बेनिफिट के लिए तैयार है आशीष। आशीष बताइए क्या है बदलाव आज की लिस्ट में। सर एग्जिट पहले बताता हूँ आपको। पहले 5 स्टॉक है हमारे पास, 5 में से जो बाहर निकलने के लिए तैयार हो रहा है वो है सेल, जहाँ पर पोजीशन अब 80% से कम हो गई है, 79.86% है मार्केट वाइड पोजीशन में। तो निश्चित हो गया है 80% से नीचे आते ही कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी जी एंटरटेनमेंट 86% है, हिंदुस्तान कॉपर 101% है, इंडिया सीमेंट है 108% और इंडस स्टार है 124%। तो ये स्टॉक तो बैन में रहेंगे। लेकिन एंट्री के लिहाज से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट भी बता रहा था, यूपीएल यहाँ पर पोजीशन काफ़ी तेज़ी से बनी है।
107% हो गई हैं, 95% के आंकड़े को बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया। तो यूपीएल आपको बैन में दिखेगा। नालको यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले एक हफ्ते से एक्शन काफ़ी ज़्यादा है। शुक्रवार को भी जो पोजीशंस बंद हुई थी राउंड फिगर 92% के आसपास थी, अब 103% हो गए। तो एंट्री के लिए आज से 2 स्टॉक हैं, यूपीएल और नालको, जो एंट्री करेंगे कंफर्मेशन है हमारे पास। और सेल, ये स्टॉक जो है बैन से बाहर आएगा। टोटल 6 स्टॉक होंगे आपके पास बैन में। ओके, ये है आपके लिए। बाहर तो आएगा सेल और अंदर जाने के लिए यूपीएल को जाने बनता ही है, जिस हिसाब से आज शॉर्ट हुआ। और नालको भी नालको और ये, चलो बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, गुड। तो ये आपके लिए एक्शन भरपूर बैन लिस्ट में आपके लिए बनता हुआ दिख रहा है। आइए, तरुण हमारे संवाददाता तैयार है, तरुण शर्मा, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ। तरुण, बताइए क्या है खबर आपके पास? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि श्री सीमेंट पे पिछले साल इनकम टैक्स की सर्वे हुआ था, उस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना नोटिस भेज दिया है। जनवरी 9 को ये नोटिस कंपनी को भेजा गया है और 18 जनवरी तक समय दिया गया था कि वो इस चीज़ का रिप्लाई करे, लेकिन 18 जनवरी को ही कंपनी ने 3 हफ्ते का समय मांग लिया रिप्लाई करने के लिए, जो 8 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। लेकिन दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो नोटिस है वो 8,500 करोड़ की टैक्स इवेजन के लिए भेजा गया है। 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पे कंपनी ने टैक्स इवेजन किया है। पहला है ये जो असेसमेंट ईयर है, ये असेसमेंट ईयर 2014 से असेसमेंट ईयर 2023 के बीच सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर तकरीबन 7,000 करोड़ का डिडक्शन कंपनी ने किया था, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसअलाउ मान लिया है, क्योंकि जब उन्होंने अपना सर्वे किया तो पता लगा कि कंपनी के अंदर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कोई प्रोजेक्ट ही नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिला। इस वजह से इस जो इन्होंने अपने एक्सपेंस दिखाया था उसको नामंजूर कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। और दूसरा जो 1300 करोड़ के आसपास का डिडक्शन कंपनी ने 80IA में लिया था, वो था एक पावर प्लांट शुरू करने के लिए, कैप्टिव पावर प्लांट के लिए। लेकिन वो जो एक नई सरकार एक नई स्कीम लेकर न्यू इंडिया पावर अंडरटेकिंग स्कीम में टैक्स का बेनिफिट लिया था, लेकिन इसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस एक्सपेंस को भी नामंजूर कर दिया है, क्योंकि जो मशीनरी ली गई वो पुरानी मशीनरी थी, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में वो शिफ्ट की गई थी, इस वजह से का डिडक्शन डिसअलाउ कर दिया है। तो तकरीबन 8500 करोड़ का टैक्स इवेजन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। और 8 फरवरी तक का हो सकता है कि जो कंपनी है वो, उन्होंने 18 जनवरी तक तो अपना रिप्लाई नहीं किया था, अब उन्होंने 3 हफ्ते का वक्त मांगा था। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि आपका वक्त बढ़ा को इंक्रीज किया गया है या नहीं, लेकिन वो वक्त भी अब 8 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। तो श्री सीमेंट की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, तरुण लगातार इस स्टोरी पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। और अब IT डिपार्टमेंट की तरफ से जो आ रहा है कि बोगस क्लेम के जरिए 8,500 करोड़, यह अमाउंट काफ़ी बड़ा माना जाएगा। और 9 जनवरी को श्री सीमेंट को टैक्स नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। 18 जनवरी तक उन्हें जवाब देना था, लेकिन श्री सीमेंट ने 8 फरवरी तक का समय मांगा है। और अब 8 फरवरी यानी कि गुरुवार तक का समय है। देखते हैं कि श्री सीमेंट की तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है और स्टॉक मेरे ख्याल से शुक्रवार को भी कमज़ोर था, आज फिर से 6% का तेज कट आपको श्री सीमेंट में नजर आएगा। एक बार जरा कुणाल जी चार्ट्स देखिए, अपनी राय दीजिए, अगला सपोर्ट कहाँ है, इंपॉर्टेंट कहाँ है, और अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो क्या किया जाए? अनिल जी देखिए, बड़ा ब्रेकडाउन आज के ट्रेड में आता हुआ देखा हमने। एक रैली देखी थी पिछले कुछ दिनों में, वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई नजर आ रही है। चार्ट पर बड़ा सपोर्ट इसके 200 डेज मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द है, और 200 डेज मूविंग एवरेज इसमें लगभग 26,000 के लेवल्स के आसपास है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 800-900 रुपए नीचे एक बड़ा सपोर्ट है। 26,000 का लेवल टूटा तो स्टॉक में आपको और गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में जिनके पास भी पोजीशन है, 26,000 का एक स्टॉप लॉस रखें, वो स्तर टूट जाने पर एग्जिट करने की राय। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये राय बनकर आती हुई श्री सीमेंट पे। लेकिन अब वक्त हो गया है सर की 3-20 की स्ट्रैटेजी का। सर, डाउ फ्यूचर्स पे प्रेशर बढ़ गया, 130 पॉइंट्स की कमजोरी यहाँ पर दिखाई दे रही है, 50 पॉइंट्स नीचे इस समय नास्डैक फ्यूचर्स है। यूरोप हम देख रहे हैं, इसने जो अपनी थोड़ी स्ट्रेंथ थी फुटसी ने वो गवा दी है, और बाकी एक ढीला ढाला सा ही माहौल दिख रहा है। कच्चा तेल नीचे है, इसने 6,000 के नीचे घरेलू बाजार में लुढ़क चुका है।
रुपया डेज लो पर है, प्रेशर यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। सर क्या राय बन रही है? देखिए यहाँ कुछ खास ऐसा करने की इच्छा है नहीं, क्योंकि इंडेक्स में वो ताकत दिख नहीं रही। और इंट्राडे में जब आपको बड़े मूव मिल रहे हो तो बेहतर ये है कि आप आराम से दिन के दौरान ट्रेड कर लें, ओवरनाइट रिस्क लेने जैसे। देखिए लॉन्ग पोजीशन लेकर आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि स्क्रीन कंफर्टेबल नहीं है और डाउ फ्यूचर्स अपनी कमजोरी बढ़ा रहे हैं। शॉर्ट करने के लिए आप डे लो पर गलती से अगर घूम गया तो वो रिस्क हमेशा रहती है आपकी कि सो आई थिंक बेहतर है पोजीशन कम रखें, स्पेशली लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी कम कर लें, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन थोड़ा मंदी की तरफ या प्रॉफिट बुकिंग की तरफ है। बैंक निफ्टी तो कंफर्ट दे नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से नई पोजीशन बनाने की राय नहीं है। जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा मैनेज करें, लाइट रहें, ज़्यादा बेहतर है। ओके चलिए, तो ये राय बनती हुई फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आइए कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिख रहा है, उन पर ज़रा फोकस कर लेते हैं। जी सर। बिल्कुल, तो आगे फोकस करें उससे पहले तरुण के पास एक और एक्सक्लूसिव खबर है, तो मैं सोचा कि इससे पहले बाजार बंद हो तरुण से जल्दी से एक और एक्सक्लूसिव खबर जो है उनके पास वो भी जान लिया जाए। तरुण बताएं। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि जो पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के लिए एक बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि इनकी जो कंपनी को खोलने के लिए जो शर्तें हैं उनमें रियायत आरबीआई सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पे काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही ये रियायत मिल जाए कि यदि कोई नया पेमेंट बैंक खोलना चाहता है या स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना चाहता है तो उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें चेंजेस किए जाएं, जिससे एमएसएमई सेक्टर को एक बड़ा फायदा मिले। इस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहा है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये डिजिटल बैंक के लाइसेंस के बाद सेवाओं का दायरा बढ़ाया जा सकता है। तो एक बड़ा बूस्ट यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल फाइनेंस बैंक पेमेंट बैंक को देने जा रही है। ये है आपके लिए बड़ी खबर आती है दिख रही कि पेमेंट बैंक्स को, स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिजिटल बैंक बनाने पर जल्दी से नियम आने की तैयारी में है। नीति आयोग ने 2022 में जो अपनी रिपोर्ट जारी की थी उसमें ये कहा था कि वो इसकी ओर काम कर रहे हैं कि ये सारे जो बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक्स, ये डिजिटल बैंक बन पाए। तो इसके लिए ये पॉलिसी बदलाव जल्दी से हो सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनो पेमेंट बैंक्स, ये इन दो कंपनियों के लिए फायदे की खबर हो सकती है। ओह माय गॉड, ऑलरेडी 14% ऊपर है जियो फाइनेंशियल 20% और 20% का ऊपरी सर्किट फिनो फाइनेंशियल में लगता है। इसका मतलब जल्दी आने की तैयारी आपको नजर आ रही है। चलिए, तो ये बड़ी डेवलपमेंट है जिस पर हम फोकस करेंगे और इससे जुड़े स्टॉक्स में भी हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। लेकिन कुछ और ओके, चलिए एक जाते जाते बिगुल एक हिमांशु जी की तरफ से। हिटमैन हिमांशु, बताएं हिमांशु जी। नेहा जी, एक एसटीबीटी ट्रेड इनिशिएट करना है। डेल्टा कॉर्प के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। वीक स्टॉक रहा है, ऑफ लेट बाजार की किसी भी तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करता नजर आया और आज यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो 130-128 रुपए के दो टारगेट्स के लिए डेल्टा कॉर्प के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलने की सलाह है। 136 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ये ट्रेड ओपन किया जा सकता है। ओके चलिए, तो ये राय बनती हुई डेल्टा कॉर्प में बिकवाली की रिकमेंडेशन फिलहाल निकल कर आ रही है। लेकिन पेटीएम पर फोकस करते हैं। यहाँ पर अब तक हमने आपको बताया कि क्या कुछ हुआ है, सारी डिटेल रखी, लेकिन कब कब आरबीआई का पेटीएम और उसकी सब्सिडरीज पर एक्शन देखने को मिला है, क्या हुआ है इसका, इन सब चीज़ों का शेयर पर असर, इसकी पूरी टाइमलाइन के साथ पूरी डिटेल्स लेकर वरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, जरा बताइए कि इससे पहले और क्या क्या एक्शन दिखे हैं और तब कैसा इम्पैक्ट था? डेफिनेटली, तो हमने देखा था कि 2016 के आसपास मेरे ख्याल से वो जो डिमोनेटाइजेशन आया था उसके बाद एकाएक पेटीएम जो है वो चर्चा में आ गया था। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो लगातार अगर ये देखें इस कंपनी को तो ये आरबीआई के नज़रों में रहा है और लगातार इस पर एक्शन हुआ है। जो रिसेंट एक्शन है जहाँ पे आरबीआई ने पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसके नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी। 1 मार्च से जो नई डिपॉजिट और सेवाएँ हैं, टॉपअप सेवाएँ, वो पेटीएम बैंक जो है वो नहीं दे पाएगा। ये सबसे बड़ी खबर थी। पेटीएम का खुद का कहना है कि इस कदम से इनके एबिटा पे करीब 300 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का इम्पैक्ट जो है वो देखने मिल सकता है। दूसरे बैंकों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं अपनी सेवाएं बढ़ाने के लिए। इसके पहले अगर आप देखेंगे तो मार्च 2022 ये वो समय था जब आरबीआई ने इस कंपनी पे नए ग्राहक जोड़ने पे रोक लगाई थी। उसके बाद इन्होंने बार बार अप्लाई किया लेकिन वो एप्लीकेशन इनकी पास नहीं हो पाई। अक्टूबर 2023 में अगर आप देखेंगे तो पेमेंट बैंक जो है इन पे आरबीआई ने करीब 5.5 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना भी लगाया था। काफ़ी सारी गड़बड़ियां पाई गई थी। इसके पहले भी अक्टूबर 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उस पर आरबीआई ने 1 करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना लगाया था।
जो लाइसेंस की गाइडलाइंस है उसका पालन इन्होंने नहीं किया, साइबर सिक्योरिटी में जो घटना हो रही थी उसका इन्होंने सही समय पे डिस्क्लोजर नहीं दिया। इस तरह के आरोप जो है इस कंपनी पे लगातार लगते रहे हैं और इसके लिए आपने देखा इस बार भी इस कंपनी का लाइसेंस जो है वो ऑलमोस्ट इसी कारण से गया है। मार्केट शेयर करीब 70% के आसपास का है और ज़्यादातर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इस कंपनी के मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो रहते हैं, जहाँ से कमाई करते हैं। और सिर्फ आरबीआई नहीं बल्कि बड़े निवेशक भी लगातार बेचते जा रहे हैं। अलीबाबा आपको याद होगा 2023 में 2.14 करोड़ शेयर बेचे थे। वॉरेन बफेट ने भी अपना इन्वेस्टमेंट जो है घाटे में ही लेकिन पेटीएम में निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ है और आरबीआई के नज़रों में लगातार रहा है, लगातार फाइन लगे हैं और अब तो बिजनेस भी गया। बिजनेस भी यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी दिक्कतें ऑफ कोर्स हमने देखी हैं कि यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है और उस पर हम एक खास शो भी कर रहे हैं आज शाम, जिसके बारे में अनिल सर ने कुछ समय पहले चर्चा की है, तो ये आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। लेकिन मार्केट क्लोजिंग में और 2-3 मिनट का समय है, कुछ स्टॉक्स पे जरा फोकस कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर से नीचे आए, लेकिन जो अभी भी हरे निशान में थोड़ा एक बार नजर डाल लेते हैं। GIC 7.8% की स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। सुमित जी, GIC कैसा दिखाई दे रहा है आगे? मुझे लग रहा है पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के अंदर, सेक्टर के अंदर आज एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। और कोई अगर खरीदारी करना चाहता है तो कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। ऊपर में 415 425 ये इमीडिएट टारगेट बनेंगे और 425 के बाद फ्रेश मोमेंटम और बनेगा। एजिस लॉजिस्टिक्स प्रेशर और उठापटक के मार्केट में यहाँ हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 5.5-6% की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। हिमांशु जी, कोई राय एजिस लॉजिस्टिक्स? नया जी, ये स्टॉक मैंने हाल में ही रिकमेंड किया था। मुझे लगता है बड़े लंबे समय की अंडर परफॉर्मेंस के बाद इस स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत हुई है। इस लेवल पर भी स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। मेरा मानना है कि स्टॉक को अगर आप थोड़ा सा समय दें तो 450 रुपए तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में ही इनफैक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सेटअप पॉजिटिव है और एक बड़े ब्रेकआउट की स्टॉक में तैयारी है। ओके, एक बार ग्रेफाइट इंडिया पर भी क्विक नजर डाल लेते हैं। 6.25% की स्ट्रेंथ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। बंसल सर, क्विकली कोई अपडेट इस पे? नया ग्रेफाइट इंडिया का देखें तो चार्ट बढ़िया है। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 575 के ऊपर स्टॉक निकला है। एक टेक्निकली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जिनके पास है नया होल्ड करना चाहिए और अच्छे लेवल्स पर ये क्लोज हो रहा है। इसने एक पुराना पिवट 580 का अप्रैल 2022 का उसको भी क्रैक करा है। तो जिस तरीके का ब्रेकआउट है, स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड 645 650 लेवल्स। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सिट टाइट। जिनके पास नहीं है इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। सुमित जी, क्विकली 30 सेकंड बचे हैं, जरा जल्दी से 10 सेकंड में GSPL पर व्यू दे दीजिए। नहीं, मेरे हिसाब से पोजीशन से एक बार फ्रेश खरीदारी की वेट करें। स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर तेजी और बनेगी जब स्टॉक ऊपर में 375 का लेवल तोड़ेगा। फ्रेश खरीदारी 375 के बाद करना है। ओके, 375 के बाद करें फ्रेश खरीदारी, ये GSPL पर आपके लिए राय। समाचार समाप्त होने का वक्त आ रहा है, आ चुका है। 21,759 ये है प्रोविजनल क्लोजिंग। 94 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर 392 अंक नीचे सेंसेक्स बंद होता और 216 अंक नीचे बंद हुआ है बैंक निफ्टी 45,754 के आसपास। स्मॉल कैप इंडेक्स में रही 53 अंकों की मजबूती और मिड कैप इंडेक्स 67 अंक नीचे बंद होता दिखा है। फाइनल क्लोजिंग थोड़े एडजस्टमेंट के बाद आने देते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ आती हुई दिखे। तब तक आइए, लिफाफा लेवल सुमित जी का 2177 में 21,771 निफ्टी की क्लोजिंग 82 अंकों के नुकसान के साथ। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 145 अंक नीचे 45,825 पर और सेंसेक्स की भी क्लोजिंग लिफाफा लेवल की 71731। ये है 354 अंकों के नुकसान के साथ आज की क्लोजिंग। हल्का हल्का नुकसान। स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में, मिड कैप इंडेक्स लाल निशान में, डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट नीचे और नेस्डेक फ्यूचर्स देखना पड़ेगा, पता नहीं। तो ये है आपके लिए। नेस्डेक फ्यूचर्स भी हल्के से लाल निशान में 40 पॉइंट, 1/4% का नुकसान है तीनों ही इंडेक्स में। चलिए, विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रम में धन्यवाद देने की जो आदत पड़ी थी, बड़े दिनों बाद वापस आ गई, क्योंकि वागले साहब हफ्ते भर छुट्टी पे थे, तो आज आए तो पूरे इस क्रम में धन्यवाद हो गया। सचिन जी और जय ठक्कर साहब, साथ ही आशु सर का और हिमांशु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए।